देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर किया। यस मैम। तो देखो लास्ट दिन हम लोग जो है डिप्रिशिएशन पढ़ रहे थे। आज थोड़ा सा हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये जो एमसीक्यूज है ये डिस्कस कर देंगे डिप्रिशिएशन का। उसके पहले जो नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। ये पेज हम रख देते हैं डिप्रिशिएशन का जो एमसीक्यू रहेगा उसे डिस्कस करने के लिए। यहाँ से स्टार्ट सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली चैप्टर वाइज तो ये है ही। और ऊपर से जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स वगैरह करेंगे ना तो वहां पर भी सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का एडजस्टमेंट आ जाता है। ठीक है, तो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग कस्टमर को प्रोडक्ट बेच नहीं रहे, ठीक है, मतलब सेल करने से क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है। देखो सेल करने से क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सेल तो होगा लेकिन अप्रूवल बेसिस पे सेल होगा। अप्रूवल बेसिस पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग कस्टमर को प्रोडक्ट दे रहे हैं और उसके साथ ऑप्शन भी दे रहे हैं कि आप ये प्रोडक्ट रखिए, आपको अच्छा लगता है तो आप ये रखिएगा, नहीं अच्छा लगता है तो रिटर्न कर दीजिएगा। इसीलिए सेल ऑन अप्रूवल बेसिस मतलब कस्टमर अगर बोलेगा कि हाँ मुझे पसंद आया तभी हम लोग मानेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि हाँ वो सच में खरीद रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो तुम लोग को एक कैलकुलेटर चाहिए, तुम लोग बोले मुझे कैशियो का कैलकुलेटर चाहिए, ऐसा सोच के तुम लोग गए खरीदने, ठीक है, कैशियो का कैलकुलेटर ले लिया, पैसा दे दिया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, या फिर बोल दिया ठीक है हम ये ले रहे हैं जान पहचान का 2 दिन बाद पैसा देंगे, तो भी वो सेल हुआ, क्रेडिट सेल हुआ सेलर की तरफ से। लेकिन मान लो सेलर ऐसा ऑफर दे रहा है, ये कैशियो का मतलब कुछ और कंपनी का बता रहा है कि ये ले लो, ठीक है, ये ले लो, अगर पसंद नहीं आया ना 1 वीक यूज करके देखो, रिटर्न कर देना अगर पसंद नहीं आया। तो ये होता है ऑन अप्रूवल बेसिस। या फिर आज के डेट पे जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है ना, वो मैक्सिमम जहां पर रिटर्न अवेलेबल होता है वो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस ही होता है। कैसे बताओ, मान लो एक प्रोडक्ट खरीद रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो एक फ्रिज खरीद लिया, ठीक है, अब उस पे भी मान लो वहां पर बोला हुआ है 15 डेज रिटर्न, मुझे पता नहीं फ्रिज पे होगा कि नहीं, ठीक है, फिर भी एक बार मान लो फ्रिज खरीद लिया या फिर कुछ और हो सकता है, ठीक है, बोल रहा है कि 15 डेज रिटर्न पॉलिसी है, मतलब 15 दिन के अंदर रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे तोड़ फोड़ देंगे तो रिटर्न हो जाएगा, एज इट इज कंडीशन होना चाहिए। अगर आपको पसंद नहीं आया फॉर सम रीजन, जो भी हो, चाहे क्वालिटी अच्छा नहीं लगा या फिर कलर अच्छा नहीं लगा, जो भी चीज हो सकता है, रीजन कुछ भी रीजन हो सकता है, अगर पसंद नहीं आया तो 15 डेज बाद रिटर्न हो जाएगा। तो जब तक सोचो, जो सेलर है उसकी तरफ से सोचो, जब तक 15 डेज नहीं होगा वो उसको पता कैसे चलेगा कि रिटर्न, उसको तो ऐसा लगेगा ना आज रिटर्न आ सकता है कल रिटर्न आ सकता है। जब तक 15 डेज जो है वो कवर नहीं हो जाता है, ठीक है, तब तक उसको लगेगा कि क्या पता कस्टमर रिटर्न कर दे, क्या पता रिटर्न कर दे। जब 15 डेज चला जाएगा तब उसे कंफर्म हो जाएगा कि अच्छा मेरा सेल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि कस्टमर ने रिटर्न नहीं किया। और रूल्स क्या होता है, 15 दिन के अंदर अगर लिखा हुआ है तो 15 दिन के अंदर, या फिर कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जिसमें मान लो कुछ 7 डेज लिखा हुआ है, ज्वेलरी वगैरह में भी ऐसा होता है, ठीक है, वो ज्यादा टाइम जो है उसके लिए नहीं दिया जाता है। गुड इवनिंग सुमित। गुड इवनिंग। मान लो 7 डेज का कोई प्रोडक्ट है तो 7 डेज के अंदर रिटर्न करना पड़ेगा। अगर हम लोग भूल गए या फिर नहीं किए, 10 डेज कर दिए, थोड़ी ना रिटर्न लेगा, नहीं लेगा, ठीक है, तो उस तब क्या हो जाएगा, हम लोग चाहे या ना चाहे हमें खरीदना पड़ेगा, ठीक है, ये हम जस्ट बता रहे हैं। यहाँ पर ये सेल ऑन अप्रूवल के साथ ये क्यों हम लिंक कर रहे हैं, क्योंकि आज के डेट पे सबसे ज्यादा तो ऑनलाइन पे ही होता है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। अब बोल रहे 15 डेज के बाद रिटर्न कर दीजिएगा अगर पसंद नहीं आया, तो हो गया ना, हमें बोल रहे आप लेके रख के देखिए। अब यूज का मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि दूसरा का चीज अगर रिटर्न करना है तो मान लो एक शर्ट खरीदे हो तुम लोग या फिर कुछ ड्रेस, अब उसे पहन के इधर उधर जाओगे फिर थोड़ी ना रिटर्न, ये तो अनएथिकल हो जाता है ना, ये सब नहीं होता है। मतलब हम लोगों ने देखा ऑनलाइन पे तो कुछ अलग लग रहा था, या फिर जो भी हो हमें ऑप्शन दिया गया, हमें पसंद नहीं, हम लोग रिटर्न करें, लेकिन एथिक्स के साथ करना है। ऐसा नहीं है कि चीजों को खराब करके रिटर्न करना है। और जो बेच रहे वो भी कोई पागल नहीं है कि खराब कर दिया तो रिटर्न ले लेंगे, उनके पास सारा प्रूफ रहता है, क्योंकि जब पैकेजिंग होता है तो वो पूरा जो है वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, तो कुछ भी अगर टूट फूट हो
पहले से, तो उनको समझ में आ जाता है कि कस्टमर झूठ बोल रहा है कि पहले से है, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने ऐसे ही बताया। तो सेल ऑन अप्रूवल वही होता है कि हम लोग कस्टमर को प्रोडक्ट जो है वो बेच नहीं रहे हैं, हम लोग प्रोडक्ट दे रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि आप देखो, और एक टाइम दे रहे हैं कि आप इतने दिन के अंदर ये रिटर्न कर देना अगर आपको पसंद नहीं आता है, ठीक है। तो ये होता है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो कुछ इस तरह का होगा, यहाँ पर 3 तरीके से होता है। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का अकाउंटिंग 3 तरीके के ऊपर डिपेंड करके होता है। 3 तरीका क्या है, एक होता है कैजुअली। कैजुअली अगर कोई सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे प्रोडक्ट बेचता है, कैजुअली मतलब कभी कभार, ठीक है। और हो जाता है फ्रीक्वेंटली, अगर कोई अप्रूवल बेसिस पे प्रोडक्ट बेचता है फ्रीक्वेंटली मतलब लगातार बेचता है, ठीक है। और न्यूमरसली मतलब अनगिनत, ठीक है। न्यूमरसली मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब मैक्सिमम उनका काम इसी तरह से होता है न्यूमरसली। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, फ्रीक्वेंटली मतलब कभी कभार से ज्यादा, ठीक है, मतलब होते रहता है ऐसा, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। कैजुअली मतलब, ये कैजुअली स्पेलिंग मेरा गलत हो गया, जो भी हो लिख देते हैं। कैजुअली का मतलब तो तुम लोग को पता है, कैजुअली मतलब कभी कभार, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ऐसा कोई कस्टमर हो जाता है तो हम लोग बेच देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग उनको अप्रूवल बेसिस पे दे देते हैं। अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे दैट इज कैजुअली वाला ही पढ़ेंगे, इसी पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो कैजुअली में क्या होता है, देखो, ट्रांजैक्शन को कैसे ट्रीट किया जाएगा, ट्रांजैक्शंस ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी सेल, मतलब नॉर्मल सेल की तरह ये ट्रीट करते हैं, मतलब अलग से कोई मतलब टेक्निक यूज नहीं करते। मतलब क्यों, देखो ये सेल नहीं है कि हम लोग गए फ्रिज खरीद के लेके आ गए, ऐसा नहीं। अगर हमें ऐसा ऑफर दे रहा है कोई, आप ये 15 दिन रखिए, यूज कीजिए, बस हाँ ये चीज खराब मत कीजिएगा, ऐसा सब कंडीशन लिखा हुआ रहता है। आप यूज करके देखिए, अगर आपको ठीक लगता है तो रखिए, नहीं लगता है तो आप रिटर्न कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन डैमेज में ये नहीं होना चाहिए। अगर डैमेज ये सब कर देते हैं तो हम लोग रिटर्न नहीं लेंगे, वो सब पॉलिसी लिखा हुआ रहता है। तो ये क्या हो गया, ये सेल और ये सेल एक जैसा नहीं हुआ। अगर हम गए खरीद के लेके आ गए और हम गए, मुझे ये ऑप्शन मिला मतलब उसको चेक करने का, देखने का 15 दिन का, तो दो तरीके का सेल कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो एक जैसा नहीं है, तो फिर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो एक जैसा नहीं है, क्योंकि एक पक्का पक्की सेल हो जाता है। अगर हम लोग गए पैसा दिए खरीद लिए या फिर ईएमआई पे खरीदे, जो भी हो, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। लेकिन ये वाला 15 दिन के बाद ही पता चलेगा कि ओनरशिप कस्टमर को ट्रांसफर होगा या कस्टमर प्रोडक्ट को रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर इस तरीके का सेल कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैजुअली करता है, मतलब कभी कभार करता है, तो उसको ऑर्डिनरी सेल के तरह ही ट्रीट करता है, मतलब नॉर्मल सेल के तरह। नॉर्मल सेल होने पे जो भी एंट्रीज वगैरह किया जाता है, वही सेम एंट्रीज वगैरह यहाँ पर भी होता है। अब ये करने का क्या जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन में, कि सेल ऑन अप्रूवल बेसिस कंसेप्ट लाने का क्या जरूरत है। इसी की वजह से तो आज ऑनलाइन इतना ज्यादा फेमस हो रहा है ना। पहले ऐसा थोड़ी था कि कोई दे दिया प्रोडक्ट और बोला ठीक है ले जाइए, नहीं हुआ तो पैसा रिटर्न। सबसे बड़ा बात है, जो पैसा रिटर्न का कंसेप्ट ये ऑनलाइन ही लाया, ठीक है। पैसा रिटर्न पहले कभी नहीं होता था। तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस तरह का टेक्निक जो है यूज होना चाहिए, और आज के डेट पे देखो तो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कैजुअली हम लोग सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे प्रोडक्ट बेचते हैं, तो सेलर की तरफ से हमें यहाँ पर एंट्री सीखना पड़ेगा कि सेलर क्या एंट्री करेगा। देखो कस्टमर का क्या है, वो प्रोडक्ट लेके आएगा, खरीदेगा, तो फिर वो कैश पेमेंट का एंट्री करेगा। तो जो ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का काम करते हैं वो क्या एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है ऑर्डिनरी सेल के हिसाब से, तो क्या क्या एंट्री होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो गुड्स भेजा जाएगा। when goods are sent on sale और रिटर्न बेसिस। तो जब गुड्स को सेल भेजा, इसीलिए बोल रहे सेंट, ठीक है, ये सोल्ड नहीं होता है।
सेंड मतलब देखो हम लोग यहाँ कस्टमर को गुड्स बेच नहीं रहे, गुड्स भेज रहे हैं, है ना, मतलब भेज रहे हैं उनके पास कि आप देखिए, इसीलिए क्या बोला गया है, गुड्स आर सोल्ड नहीं, सेंट ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस। तो इसमें एंट्री क्या होगा, क्योंकि कैजुअल सेल की तरह ही ट्रीट किया जाता है, पैसा तो नहीं मिला। तो अब यहाँ पर देखो कैजुअल सेल किस तरीके का होता है, ऑर्डिनरी सेल दो तरीके का होता है, या तो कैश या तो क्रेडिट। तो यहाँ पर कस्टमर तो पैसा नहीं दे रहा है। अब तुम लोग सोचो कि ऑनलाइन में तो हम लोग पैसा देते हैं फिर रिफंड हो जाते हैं, ठीक है, वो कंसेप्ट सही बोल रहे हो कि ऑनलाइन में पैसा दे देते हैं उसके बाद रिफंड हो जाता है, ऐसा नहीं होता है कि बिना पैसे में हम लोगों को दे दिया जाता है, वो अलग पॉलिसी है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो पढ़ेंगे ना उसमें हम लोग देखेंगे कि कस्टमर को प्रोडक्ट दिया गया है और मतलब यूज करके देखने के लिए, और एक टाइम दे दिया गया है, उसके अंदर आप रिटर्न कर दीजिए। अगर नहीं पसंद आया, अगर आप उस टाइम के अंदर रिटर्न नहीं करते हैं तो हम लोग उसे सेल मान लेंगे, ऐसा बोला जाता है। और यहाँ पर जो सेलर होता है वो इसको क्रेडिट सेल की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि अकाउंट्स में ऑर्डिनरी सेल दो तरीके का होता है, कैश या क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर सारा क्रेडिट सेल ही होगा, ऐसा नहीं कि कस्टमर पैसा दे देगा फिर पैसा रिफंड होगा, ये चीज यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे। तो हाँ प्रैक्टिकली होता है, जैसे कि मैंने ऑनलाइन वाला बात किया ना, तो प्रैक्टिकली होता है, हम लोग पैसा दे देते फिर वो पैसे को क्या कर दिया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं देखो, डेटर या फिर ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि डेटर को ट्रेड रिसीवेबल भी बोला जाता है ना, तो कोई भी एक चीज तुम लोग यूज कर सकते हैं। डेबिट टू सेल्स, ये हो गया, हम लोगों ने सेल कर दिया। अब क्या हो सकता है, दो चीज हो सकता है, ये सेल करने के बाद दुकानदार के दिमाग में दो चीज आएगा, ये उसके दिमाग में आएगा, या तो कस्टमर खरीद लेगा या तो कस्टमर रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो अगर रिटर्न कर दिया, व्हेन गुड्स आर रिजेक्टेड और रिटर्न, लेकिन रिटर्न तभी मानेंगे ना जब टाइम पीरियड के अंदर होगा, विद इन स्पेसिफाइड टाइम, जैसे 15 डेज बोला है तो विद इन 15 डेज, विद इन स्पेसिफाइड टाइम या फिर स्पेसिफिक टाइम। अगर गुड्स जो है वो रिजेक्टेड या रिटर्न हो रहा है स्पेसिफिक टाइम के अंदर, तो क्या एंट्री होगा, तो यहाँ पर सेल का एंट्री दिखा है, तो रिटर्न हो गया, मतलब सेल जो है वो ऑकर्ड नहीं हुआ, सेल अगर नहीं हुआ तो सेल कैंसिल कर दो, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर और ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, इसमें रिटर्न भी लिख सकते हो, इसको रिटर्न इनवर्ड भी लिख सकते हो तो भी होगा, दो तरीका ही चलेगा कि हम लोग रिटर्न दिखा रहे या फिर सेल को कैंसिल करके दिखा दो, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब या फिर ऐसा हो सकता है कि कस्टमर को चीज पसंद आ गया, उसने रख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड, अगर गुड्स जो है एक्सेप्टेड है, तो एक्सेप्टेड अगर है तो उसमें हम लोग का क्या होगा, नो एंट्री। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर एक्सेप्ट है मतलब सेल हो गया, एक्सेप्ट है मतलब सेल जिसका कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था वो पता चल गया, अगर सेल हो गया, सेल का एंट्री तो पहले ही कर रखे, डेटर टू सेल, अब जब पैसा लेंगे तब कैश का एंट्री कर देंगे, लेकिन इस प्रोडक्ट को लेकर और कोई एंट्री नहीं करना पड़ेगा। तो डेटर टू सेल हम लोग कर रखे हैं, तो फिर अगर कस्टमर बोल रहा है कि हाँ मुझे प्रोडक्ट पसंद है, या फिर 15 दिन के अंदर उसने रिटर्न नहीं किया, तो इन दैट केस वो नो एंट्री हो जाएगा। अब इसमें दो पॉइंट हो सकता है, ठीक है, व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड, इसमें दो पॉइंट हो सकता है, एक हो जाएगा गुड्स आर एक्सेप्टेड, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम। देखो, गुड्स आर एक्सेप्टेड एट इनवॉइस प्राइस, sorry, higher than invoice price, at higher than invoice price, या फिर अगर हायर देन इनवॉइस प्राइस होगा तो क्या एंट्री होगा, या फिर गुड्स आर एक्सेप्टेड एट लोअर देन इनवॉइस प्राइस, ये भी केस हो सकता है। अब ये कैसा हुआ, जैसे मान लो यहाँ पर प्रोडक्ट बेचा गया था, सपोज प्रोडक्ट बेचा गया था 100 रुपए का, ठीक है, 100 रुपए का बेचा गया था। अब ये प्रोडक्ट जब
कस्टमर बोल रहा है हाँ मुझे पसंद आ गया, मुझे लेना है, तो हो सकता है ओनर ये बताए देखिए आपको तो जब मैंने दिया था तो 100 रुपए का था, लेकिन इस प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस बढ़ गया या कोई भी सम रीजन ये बोल रहे हैं हम 110 में बेचेंगे, इससे कम में नहीं बेचेंगे। मतलब ये कस्टमर को काउंटर ऑफर किया जा रहा है। हो सकता है, देखो बिजनेस का पॉलिसी है, मैंने तो आपको पैसा नहीं लिया, मैंने आपको देखने के लिए दिया था, लेकिन देखिए हम 110 से कम में नहीं बेच सकते, ऐसा बोल ही सकता है दुकानदार। ठीक है, अब हमें खरीदना है नहीं खरीदना है हमारा मन। ठीक है, अगर 110 में ऐसा चार्ज किया जा रहा है, कस्टमर को इतना ही पसंद आ गया, बोल रहे ठीक है हम 110 में ही लेंगे हायर देन इनवॉइस प्राइस, तो हमें एंट्री करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने तो पहले सेल का एंट्री 100 रुपए से कर रखा है। अब बेचने के टाइम अगर हम लोग 10 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं और 10 रुपए का सेल एंट्री करेंगे, यानी डेटर टू सेल फिर से कर देंगे। ठीक है, और मान लो कि ऐसा हो गया कि देखिए आपको तो मैंने 100 बोला था, लेकिन ये अभी मेरा मार्केट प्राइस इसका 90 चल रहा है, आपको 10 रुपए और भी डिस्काउंट में मिल जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। लोअर देन इनवॉइस प्राइस, अब इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, सेल प्राइस। ठीक है, इनवॉइस प्राइस का मतलब सेल प्राइस होता है। तो सेल प्राइस जो डिसाइडेड था उससे कम या ज्यादा में हो सकता है कि सेल के टाइम पे ऐसा कोई बार्गेन हुआ हो, ऐसा कोई रीजन हुआ हो कम या ज्यादा। अब देखो अगर कम होगा तो 10 रुपए से सेल को कम कर दो, तो रिवर्स एंट्री डाल दो, सेल टू डेटर, बस इतना सा। तो ये हमें ये हो सकता है कि ऐसा हमें एंट्री करना पड़े। ठीक है, तो अगर वो डिपेंड करेगा ना, क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे कि किस तरह का एंट्री दे रहा है। तो एक्सेप्ट, और ये क्या है? एक्सेप्टेड एट इनवॉइस प्राइस। अगर इनवॉइस प्राइस पे ही एक्सेप्ट हो रहा है तो फिर कोई चेंजेस करने का जरूरत नहीं है, लेकिन उससे कम या ज्यादा में हो रहा है तो ऑब्वियसली करने का जरूरत है। अगर ज्यादा में हो रहा है तो और भी सेल रिकॉर्ड करो। तो सेल कैसे रिकॉर्ड होता है? डेटर टू सेल कर दो। और यहाँ पर कैसे रिकॉर्ड होगा? कम में अगर रिकॉर्ड कम हो रहा है तो सेल टू डेटर कर दो, सिंपल। ट्रेड रिसीवेबल भी लिख सकते हो। ठीक है, हम डेटर ही लिख रहे हैं फिलहाल। अच्छा, अब इसके बाद एक्सेप्ट हो गया, हायर देन इनवॉइस प्राइस हो गया, लोअर देन इनवॉइस प्राइस हो गया। अच्छा, अब और एक चीज भी होगा, मेन यही है इस टॉपिक का। देखो यहाँ पर मैंने कितना तक लिखा है? 3। 4th नंबर पे देखो, एट द ईयर एंड, at the year end when goods lying with customer and specified time limit is yet to expire। बताते हैं ये वाला पॉइंट क्या है। बोल रहा है कि ईयर एंड आ गया, जैसे मान लो किसी का ईयर चलता है जैन टू दिसंबर, ठीक है, और उसने एक सेल ऑन अप्रूवल बेसिस किया है 1 मंथ के लिए। मान लो उसने सेल किया है सपोज 25 ऑफ दिसंबर को, ठीक है, और जो कस्टमर था जिसने ये लिया उनको उनको इन्होंने सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे बेच दिया और बोला आप 1 मंथ बाद बताइएगा, तो 1 मंथ बाद मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। तो इन्होंने स्पेसिफाइड टाइम कितना दे दिया? 1 मंथ। अब 1 मंथ कब कंप्लीट होगा? 15th ऑफ जैन को कंप्लीट, 25th जैन को कंप्लीट होगा। सपोज ये है 2021, तो ये हो जाएगा 2022। तो इसके पहले ये नहीं बताएंगे ना, इसके पहले भी बता सकते हैं, लेकिन इनको मैक्सिमम टाइम 1 मंथ मिलेगा, तो 1 मंथ के अंदर इनको बताना है। अब देखो इनका तो ईयर एंड आ गया, अब ईयर एंड पे क्या बनता है? ईयर एंड पे बनता है फाइनल अकाउंट। ठीक है, फाइनल अकाउंट मतलब ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। ठीक है, जहां पर हम लोग ये चेक करते हैं कि हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, नेट प्रॉफिट कितना हुआ। अब फाइनल अकाउंट यहाँ पर बनेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, हम लोग अगर कैजुअल सेल की तरह इसे रिकॉर्ड किए तो हम लोग इसे सेल रिकॉर्ड कर चुके हैं। इनको जो सेल किया है ना हम लोगों ने, ये सेल रिकॉर्ड कर चुके हैं, बट ये तो कंफर्म तब होगा कि सेल, यहाँ पर पता चलेगा कि सेल है भी कि नहीं। लेकिन अगर हम लोग इसको सेल एंट्री किए हैं तो हम लोग का जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, जहां पर हम लोग सेल दिखाते हैं, उसको हम लोग ऐसे बाई साइड में दिखाते हैं सेल बोल के, तो वहां पर बाकी सेल के साथ ये सेल भी आ गया है। अब सेल का प्रॉफिट इधर रिकॉर्ड होता है, ठीक है, सेल का प्रॉफिट इधर रिकॉर्ड होता है। अब अगर ये सेल है कि नहीं है इसका कंफर्मेशन हमें 25th को मिलेगा। तो अभी ये जो 2021 का हम लोग अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ पर अगर हम लोग इस यहाँ पर जब सेल किए हैं तो इसको डेटर टू सेल कर चुके हैं। ठीक है, और डेटर टू सेल करने पे सेल कहां पर जाके क्लोज हुआ है? ट्रेडिंग अकाउंट में। अब इस सेल का जीपी भी यहाँ पर कैलकुलेट हो गया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट गलत दिखेगा। क्यों गलत दिखेगा?
ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा ये तो हमें बाद में पता चलेगा। अगर हम लोग अभी से इसको ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉर्ड करते हैं तो हमें प्रूडेंस नेचर ये बोलता है कि हम लोग ग्रॉस कोई भी प्रॉफिट को पहले से रिकॉर्ड नहीं कर सकते अपने मन से। क्रेडिट सेल अलग होता है, उसमें ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, गुड्स भेजा गया है, बेचा नहीं गया है। तो ये हम लोग लेकिन ट्रीट करते कभी कभार करते, तो इसके लिए अलग कोई ट्रीटमेंट नहीं रखते। जैसे देखो बाकी दोनों मेथड जो फॉलो करते हैं ना, वो लोग अलग तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, अलग सब्सिडियरी बुक्स बनाएंगे जहां पर वो क्रेडिट सेल कैश सेल को अलग दिखाते, इस तरह के सेल को अलग दिखाते। लेकिन ये बिजनेसमैन जो है ना, इस तरह के बिजनेसमैन, ये कभी कभार करते हैं तो अलग से क्या बनाए, इसी में रिकॉर्ड कर देते हैं। तो इनका सोल्यूशन क्या है, अब गलत ग्रॉस प्रॉफिट दिखेगा, तो अब ये इनको करना क्या है, ये क्या करते हैं, यहाँ पर आके इसको, इस स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक दिखा देंगे। मतलब जो बेचा है ना उसको क्लोजिंग स्टॉक दिखा देंगे। क्लोजिंग स्टॉक दिखाना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक दिखाने से क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस का मतलब क्या हो जाएगा, देखो मैंने जो सेल किया है वो सेल है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन है तो मेरा ही प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, मुझे सेल नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि मेरा ईयर एंड आ गया है। मुझे अगर मान लो बीच में कंफर्मेशन आ जाता है, वैसे 1 मंथ है, आ जाता है तब तो ठीक है, पक्का पक्की सेल हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन अगर हम लोग को ये नहीं पता है कि ये सेल होगा कि नहीं होगा, ये 25 तारीख के पहले नहीं पता चल रहा है, कोई स्कोप नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है भाई सेल हमें नहीं पता होगा कि नहीं, सेल को हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो हम लोग रिवर्स एंट्री ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले सेल को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर अगर ऐसा कंडीशन होता है तो सेल को हम लोग कैंसिल करेंगे, और उस केस में हम लोग का एंट्री हो जाएगा रिवर्स एंट्री, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल या फिर डेटर, ट्रेड रिसीवेबल या फिर डेटर। अब इससे क्या हुआ, सेल कैंसिल हो गया। तो मैंने जो प्रोडक्ट भेजा है कस्टमर को, जिसको मैंने सेल दिखाया था, वो मैंने सेल से हटा दिया। लेकिन वो प्रोडक्ट तो मेरे गोडाउन में, मेरे शॉप में था कभी ना कभी, तभी तो मैंने कस्टमर को दिया, ऐसे ही तो नहीं दे दिया। वो प्रोडक्ट तो मेरे गोडाउन में था, मैंने परचेस किया था, तो उसमें मेरा कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे। देखो मेरा प्रोडक्ट क्या हो सकता है, जो खरीदा गया प्रोडक्ट होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर टू परचेज या ओपनिंग स्टॉक वाला जो होता है, वो या तो बिक जाता है या तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है। तो अगर ये मेरा बिका नहीं है, ये भेजा गया है, लेकिन ये हम जीपी निकालना चाहते हैं, ईयर एंड में मेरा प्रॉफिट देखना चाहते हैं, बिजनेस का एक्चुअली प्रॉफिट कितना है, तो इसको हम क्या करेंगे, सेल नहीं दिखाएंगे तो क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे। मेरे पास जितना भी शॉप में प्रोडक्ट है, और अगर वो या तो सेल हो जाएगा, या तो सेल नहीं हुआ तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा हर एक साल के लिए, ठीक है। एक साल जैसे ही कंप्लीट होगा, मेरे गोडाउन में जितना स्टॉक है, या तो वो सेल हुआ होगा, या तो जो बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो ईयर एंड में मेरा जो प्रोडक्ट हम सेल काउंट नहीं करेंगे, उसे हम क्लोजिंग स्टॉक काउंट करेंगे। अब इसमें एक लैंग्वेज जोड़ देंगे, क्लोजिंग स्टॉक लाइंग विद कस्टमर, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना, ये क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास गोडाउन में या शॉप में नहीं है, ये कस्टमर के पास पड़ा हुआ है। तो इससे देखोगे तुम लोग जब फाइनल अकाउंट्स करोगे, तो वहां पर ये इस तरह का ट्रीटमेंट बहुत सारा आ सकता है, ठीक है, अलग अलग चैप्टर में भी आता है। तो क्लोजिंग स्टॉक लाइन विद कस्टमर अगर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का पॉइंट आया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल करके क्या, कैंसिल कर दिया मतलब थोड़ी ना ये प्रोडक्ट हमारा, प्रोडक्ट तो हमारा ही है, ठीक है। सेल नहीं दिखाना है तो क्या करेंगे, स्टॉक दिखाएंगे, लेकिन स्टॉक मेरे पास भी नहीं है, वो कस्टमर के पास है, ठीक है। एटलीस्ट यहाँ तक तो कस्टमर के पास है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, ये हो गया फोर्थ, फिफ्थ नंबर पॉइंट पे लिखेंगे, दीज गुड्स शुड बी कंसिडर्ड एज इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का मतलब स्टॉक होता है, विथ कस्टमर्स, एंड इन एडिशन above, above मतलब ये फोर्थ पॉइंट, ठीक है। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट एंट्री शुड बी पास्ड, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट एंट्री शुड बी पास्ड। क्या एंट्री पास्ड होगा, वही स्टॉक लाइन विथ कस्टमर, स्टॉक लाइन विथ कस्टमर डेबिट
टू ट्रेडिंग, क्योंकि स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोज किया जाता है। लाइन विथ कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न भी लिख सकते हो इसके साथ, ऑन सेल और रिटर्न डेबिट टू ट्रेडिंग। अब कैसे बुक करेंगे इसे, कॉस्ट और यहाँ पर ऐसे बुक होगा, कॉस्ट और मार्केट प्राइस, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। तो हमेशा ये रिकॉर्ड होता है कॉस्ट या मार्केट प्राइस जो कब होगा। ये कहां पर बताया गया है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में बताया जाता है किस तरह से स्टॉक का वैल्यूएशन करना चाहिए। तो वहां पर ये बताया गया है कि हमने हमेशा अपना स्टॉक का वैल्यूएशन करना चाहिए जो लोअर वैल्यू होता है उस पे, ठीक है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर। इसका रीजन वगैरह हम लोग एज 2 में पढ़ते हैं, अभी रीजन बताएंगे तो बहुत सारा पॉइंट मुझे यहाँ पर एलाबोरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इतना समझो कि कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर, यही कंसेप्ट हम लोग फाइनल अकाउंट्स में भी देखेंगे, कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो, इसमें हम लिख के भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। जैसे मान लो हम लोगों के पास एक 100 रुपए का चीज था जो हम लोगों ने खरीदा था, ठीक है, हम ये समझा देते हैं। देखो 100 रुपए का चीज था, हम लोगों ने वो अप्रूवल बेसिस पे मान लो बेच दिया है, किसी कस्टमर को भेज दिया है, नॉट बेच दिया है, भेज दिया है 120 रुपए में। अब क्या होगा, हम लोग यहाँ पर 2 GP बोल के प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेंगे 20 रुपया, ये बंद हो गया अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट दिखा है मैंने, एक सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट दिखा है। इसका मतलब ये होता है कि मैंने एक प्रोडक्ट 100 में खरीदा, 120 में बेचा और 20 रुपया प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मेरा अप्रूवल बेसिस का सेल है, ठीक है। अब अगर ईयर एंड आ गया, अब अगर मान लो 25 तारीख को कस्टमर ये बता दे कि भाई मुझे लेना नहीं है, तब तो इस साल का प्रॉफिट गलत दिखेगा। इसीलिए बोल रहा है कि अगर आपका कंफर्मेशन नहीं आया है आप उस सेल को कैंसिल कर दो। तो हम लोग कैसे कैंसिल करेंगे, अब सेल बोल के रिकॉर्ड क्या है, सेल को रिवर्स कर देने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस रिटर्न कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, जब हम लोग कैंसिल करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, देखो कैंसिल करने का एंट्री क्या करते हैं, सेल टू ट्रेड रिसीवेबल, मतलब सेल इतने से कम हो जाएगा, 120 से ही हम लोग क्या करेंगे, कम कर देंगे, यहाँ पर 0 हो गया। लेकिन ये टू परचेस तो है ही, टू परचेस है। अब ये सेल नहीं हुआ तो ये क्या बन गया होगा, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये खरीदा था वो तो प्रूफ है ना कि खरीदा ही है भाई। बेच, यहाँ पर लिख दिया था बेच दिया है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है, तो इसको बोल रहा है कि मानो कि तुम्हारा स्टॉक है, ठीक है। तो स्टॉक लाइन विथ कस्टमर, तो ये कितना हो गया 100 रुपीज। अब इसको क्लोज कर दो, अब बना सही चीज, ठीक है। अब अगर हम लोग नहीं मानते हैं कि बेचा नहीं है क्योंकि बिकेगा कि नहीं उसका कंफर्मेशन नहीं है, कोई बात नहीं, तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट मत दिखाओ, ठीक है। कैसे दिखाएंगे, क्योंकि अगर मान लो 25 तारीख को आके उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो इस साल का तो ट्रेडिंग गलत बन जाएगा। अब मान लो कि उन्होंने 25 तारीख को आके हाँ कर दिया, ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो इस साल का हुआ ना। तो इस साल का जब ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा तो वहां पर हम लोग इस सेल को सेल बोल के रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन ये एक टेक्निक था, ये बोल रहे थे कि हम लोग इतना इस तरीके का सेल नहीं करते, इसलिए हम लोग नॉर्मली इस सेल को भी नॉर्मल सेल की तरह ही ट्रीट करते हैं, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस को। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, अगर रिजेक्शन वगैरह हो रहा है तो उसमें ये सारा प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था। अब हम लोग इस पे देखो क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चंस होता है। यहाँ पर देखो इलास्ट्रेशन 1, सिर्फ हम लोग को एंट्री समझना है और कुछ नहीं, एंट्री बेस्ड चैप्टर है। इलास्ट्रेशन 1 क्या बोला है, देखो यहाँ पर, CE sends goods to his customer on sale or return basis। तो ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने कस्टमर को गुड्स जो है सेल या रिटर्न बेसिस पे भेजती है। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टू प्लेस ड्यूरिंग 2019 सितंबर 15 को, सेंड गुड्स टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एट कॉस्ट प्लस 33 एंड 1/3%। तो जो इन्होंने सेल किया है उस पे कितने में सेल किया है, कॉस्ट प्लस 33 एंड 1/3%, ये प्लस वाला प्रॉफिट का अमाउंट है, ठीक है। तो इतना प्रॉफिट का परसेंटेज लगा के इन्होंने बेचा है, और ये क्या है, सेल प्राइस है, ठीक है। सेल क्या है 1 लाख पे, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 40,000, ठीक है। कस्टमर ने 20 तारीख को 40,000 का स्टॉक रिटर्न कर दिया। रिसीव लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर 40,000, बोल रहा है कि रिटर्न किया, देखो 20th को, 25 नवंबर को बोला कि मुझे 40,000 का प्रोडक्ट पसंद है। तो देखो 1 लाख का स्टॉक भेजा गया था, ये कब था, ये 15 सितंबर का बात है। फिर 20 अक्टूबर को कस्टमर बोल रहा है कि हम 40,000 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो कस्टमर के पास कितना पड़ा हुआ है, 60,000, 60,000 का गुड्स पड़ा हुआ है। फिर 25 नवंबर को कस्टमर बोल रहा है कि 40,000 का अप्रूवल लेटर दे दिया कि हाँ मुझे पसंद है, हम 40,000 तक का स्टॉक रखेंगे। लेकिन फिर भी कस्टमर के पास 20,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है, यहाँ लिखा भी है।
और ये बोल रहा है एवेटिंग फॉर अप्रूवल, मतलब अभी भी अप्रूवल का टाइम कस्टमर के पास है। अब ये 20,000 का लेके उनका क्या डिसीजन है वो अभी तक नहीं बताया है, क्योंकि उनके पास एवेटिंग फॉर अप्रूवल मतलब क्या हो गया, अप्रूवल के लिए अभी भी रुकना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास स्पेसिफाइड टाइम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। सी रिकॉर्ड सेल और रिटर्न ट्रांजेक्शन, ये देखो जब हमें ये बताएगा ना ऑर्डिनरी सेल की तरह ये ट्रीट करते हैं, तभी हम लोग ये सारा एंट्री कर पाएंगे। अगर बोलेगा न्यूमरसली या फ्रीक्वेंटली, तब ऐसा एंट्री नहीं करेंगे। अब ऑर्डिनरी सेल का मतलब जब इन्होंने गुड्स भेजा होगा तो बेचने के तरह ही एंट्री कर दिया होगा। You are required to pass necessary journal entries in the books of CE, assuming that accounting year closed on 31st December 2019। ठीक है, तो यहाँ पर देखो किस तरह से एंट्री होगा। यहाँ पर लिखते हैं, ये देखो हम एक पूरा मतलब फॉर्मेट के हिसाब से दिखा देते हैं, बाकी थोड़ा हम शॉर्टकट में दिखाएंगे। ठीक है, मतलब इतना सब नहीं लिखेंगे। जैसे देखो ये लिखना पड़ता है, किसी का भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो, हमें उसका नाम पहले लिखना पड़ता है जर्नल एंट्री में, इन द बुक्स ऑफ सीई। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दिया, जैसे देखो जर्नल एंट्री, मतलब इतना सारा प्रेजेंटेशन और नहीं करेंगे, ये सारे जगह पे तुम लोग को करना पड़ेगा। ये जैसे देखो यहाँ पर जर्नल एंट्रीज लिख दिया, ये सब प्रेजेंटेशन का पार्ट हो जाएगा। यहाँ पर डेबिट क्रेडिट, यहाँ पर लिखेंगे डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, ये सब बोल रहा है प्रेजेंटेशन, ये ज्यादा और नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा इसको, इसीलिए और कुछ नहीं। लेजर फोलियो पर्टिकुलर्स, हम सिर्फ जो है जर्नल एंट्री करके दिखा देंगे। ठीक है, पर्टिकुलर्स। अच्छा, अब पहले देखो यहाँ डेट भी लिख देते हैं। अच्छा, ईयर कौन सा है, ईयर हम लोग का 2019 है, शायद चेक करते हैं। ईयर हम लोग का 2019, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2019। ठीक है, सबसे पहले एंट्री सितंबर को हुआ है, 15 सितंबर, तो हम ऐसे लिख देते हैं सितंबर 15। तो सेंट क्या है, गया है गुड्स 1 लाख का, देखो सेंट गुड्स टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, और ये जो भेजा गया है वो कॉस्ट प्लस 33 एंड 1/3%, मतलब ये सेल वैल्यू बता रहा है हमें। सेल का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये 1 लाख है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मिला के 1 लाख है। 1 लाख का गुड्स भेजा गया है, ठीक है, बेचा नहीं गया, लेकिन फिर भी बेचने वाला ही एंट्री डालेंगे, तो हम यहाँ पर लिखते हैं डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, अब इसका नरेशन भी लिख देते हैं, एक क्वेश्चन में लिख रहे, बाकी में तुम लोग लिख सकते हो। ठीक है, बीइंग द गुड्स सेंट टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, हो गया। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट कुछ अप्रूवल हुआ है, देखो यहाँ पर बोल रहा है नेक्स्ट की नहीं, रिजेक्ट हुआ है, गुड्स रिटर्न हो गया है 20 अक्टूबर को। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं अक्टूबर 20, गुड्स अगर रिटर्न हो गया है तो सेल कम हो जाएगा, 1 लाख का सेल नहीं होगा, जितना सेल रिकॉर्ड किए थे उससे कम हो जाएगा। रिटर्न हो गया है तो ऐसे लिख सकते हैं रिटर्न अकाउंट डेबिट, या फिर रिटर्न इनवर्ड भी लिख सकते हो, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं ना, तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, या फिर सिर्फ रिटर्न लिखोगे तो भी चलेगा, सेल्स डेबिट कर दोगे तो भी चलेगा। टू ट्रेड रिसीवेबल, नहीं डेटर ही लिखते, कोई भी एक लैंग्वेज लिखना चाहिए ना, एक बार डेटर एक बार ट्रेड रिसीवेबल, ये सही नहीं होगा। तो ये हो गया डेटर, कितने का सामान रिटर्न हो गया, 40,000। यहाँ पर लिख देते हैं बीइंग द गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, रिटर्न्ड बाय कस्टमर टू हुम, ऐसे और भी अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, टू हुम गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, जिनको अप्रूवल बेसिस पे गुड्स भेजा गया था। अच्छा, इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट बोल रहा है कि रिसिप्ट लेटर ऑफ अप्रूवल नवंबर 25 को। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं नवंबर 25 को
बोल रहा है कि अप्रूवल का लेटर मिल गया, अप्रूवल मतलब सेल हो गया, तो सेल तो हम लोगों ने पहले रिकॉर्ड कर रखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, नो एंट्री, यहाँ कोई भी एंट्री नहीं होना चाहिए। यही तो मैंने तब बताया, देखो अगर गुड्स अप्रूव्ड हो जाता है तो कोई भी एंट्री मत करो, इनवॉइस प्राइस पे मतलब जितने पे बेचा गया था उतने पे, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है बार्गेन होने का। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, वहां देखेंगे कि फिर जो सेलर है वो बोल रहा है मेरा प्रोडक्ट का दाम कम हो गया, ज्यादा हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो अगर 40,000 का सेल हम 40,000 का उन्होंने अप्रूव कर दिया है तो ठीक है भाई, ये 1 लाख में तो 40,000 इंक्लूडेड है ही ना, 1 लाख से 40,000 रिटर्न हो गया, तो अभी भी उनके पास कितना बचा हुआ है, 60,000, उसमें से बोल रहे 40,000 अप्रूव्ड है, ठीक है, ये 60,000 में ही तो 40,000 इंक्लूडेड है। अब एंट्री क्यों करें, क्योंकि सेल का एंट्री तो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाता है 31 दिसंबर। अब ये जो है ना, नो एंट्री मैंने लिख के एक बार बता दिया, एग्जाम में अगर आए तो लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो ये एक्चुअली सही आंसर होता है कि हम लोग का कोई एंट्री होगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कस्टमर के पास अभी भी 20,000 का गुड्स पड़ा हुआ है जिसका अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन 31 दिसंबर आ गया, ईयर एंड आ गया, तो क्या करना है, ईयर एंड आने पे अपने स्टॉक का कैंसिलेशन कर दो सेल से और उसको स्टॉक दिखा दो, ठीक है। तो पहले सेल का कैंसिलेशन कर देंगे, कैंसिलेशन करने पे एंट्री होगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर 20,000, इसका हो जाएगा बीइंग कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल एंट्री ऑफ सेल in respect of goods on sale on approval basis, ठीक है, ये हो गया। अब कैंसिल तो कर दिया सेल, बट इससे नहीं होगा, देखो जैसे मैंने यहाँ पर लॉजिकली समझाया, सेल कैंसिल कर दिया तो क्या हमारा अकाउंट टैली हो जाएगा, नहीं, फिर ये 100 रुपए को तो दिखाना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे यहाँ पर। तो क्लोजिंग स्टॉक का कैसे एंट्री करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लाइन विथ कस्टमर, वही December 31 को ही कर रहे हैं हम लोग एंट्री। इन्वेंट्रीज या स्टॉक जो चाहो लिख सकते हो, स्टॉक लाइन विथ कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट, या फिर रिटर्न बेसिस डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में एक्चुअली जितना भी स्टॉक रिलेटेड आइटम होता है वो ट्रेडिंग में ही जाता है, इसीलिए इसे ट्रेडिंग में क्लोज किया जाता है। ट्रेडिंग में जाता है मतलब देखो जो हम लोग का जैसे मान लो कोई भी खर्चा होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज होता है, बिजनेस को मेंटेन करने का एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस का। तो अगर स्टॉक वगैरह परचेज कर रहे हैं तो उसका जब परचेज करते हैं तो एंट्री क्या होता है, परचेज टू क्रेडिटर होता है, परचेज टू कैश होता है। और जब ये क्लोज होता है, देखो जब हम लोग खरीदते हैं तो एंट्री करते हैं परचेज टू कैश या फिर परचेज टू क्रेडिटर, जैसा भी हो रहा है, ठीक है। अब अगर क्रेडिटर है तो फिर कैश का फिर से एंट्री करना पड़ेगा, तब क्या एंट्री करेंगे, क्रेडिटर टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिटर टू कैश हो जाएगा, और उसके बाद ये सारे खर्चे कहाँ क्लोज हो जाएंगे, ट्रेडिंग में। जितने भी डायरेक्ट खर्चे होते हैं वो ट्रेडिंग में क्लोज होते हैं। अब ट्रेडिंग में परचेज को क्लोज करना है, परचेज डेबिट है तो परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा, इस तरह से फाइनल अकाउंट बनता है, ठीक है। तो अभी ट्रेडिंग का कंसेप्ट मैंने थोड़ा सा बता दिया, स्टॉक रिलेटेड आइटम का क्लोजिंग यहाँ पर होता है, ठीक है। अब जब फाइनल अकाउंट्स करेंगे तो डिटेल्स में करेंगे हम लोग। तो यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट, अब इसका रिकॉर्डिंग कैसे होगा, जैसे मैंने बोला कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। अब देखो ये कौन सा प्राइस है, ये तो मार्केट प्राइस है, कैसे पता चला, ये देखो 1 लाख में बेचा, जितने में बेचा वो मार्केट प्राइस है, फिर उसमें से 40,000 रिटर्न हो गया, ठीक है, 40,000 जो है बिक गया, ठीक है, तो फिर उनके पास कितना बचा हुआ है 20,000, तो ये कौन सा प्राइस बता रहा है, अगर ये सेल प्राइस है, ये सेल प्राइस पे था, ये सेल प्राइस पे था, तो ये भी सेल प्राइस पे। अब हम लोग को देखना है कि इसमें प्रॉफिट कितना इंक्लूडेड है, तब तो कॉस्ट निकाल पाएंगे, क्योंकि AS2 हमें बोल रहा है कि अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करोगे, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है कॉस्ट और मार्केट प्राइस, मतलब सेल वैल्यू विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो मार्केट प्राइस तो पता है, कॉस्ट निकालना पड़ेगा, तो कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर
1, ठीक है। तो यहाँ पर पहले नरेशन लिख देते, फिर हम आंसर बता देते। बीइंग द एडजस्टमेंट ऑफ एडजस्टमेंट फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स लाइन with customer awaiting for approval, awaiting for approval। अच्छा, तो कैसे करके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे? तो जो क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन कैसे होता है, स्टॉक को कैसे वैल्यू किया जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक को कैसे वैल्यू किया जाएगा, ये लिख के दिखा देते हैं यहाँ पर। कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ठीक है। ये यहाँ पर तुम लोग को वर्किंग नोट में लिखने का जरूरत नहीं है, हम समझाने के लिए एक बार बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका मार्केट प्राइस हम लोग को पता है, उसका मार्केट प्राइस है 20,000, मतलब सेल वैल्यू, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, कॉस्ट निकालेंगे। तो मार्केट प्राइस में तो प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो मार्केट प्राइस इक्वल टू क्या हो गया, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो मार्केट प्राइस है 20,000, कॉस्ट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो कॉस्ट निकल जाएगा। अब प्रॉफिट बता दिया है, देखो कॉस्ट प्लस 33 एंड 1/3%। इसका मतलब ये हो रहा है, देखो यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल वैल्यू। 33 एंड 1/3% का मतलब कितना होता है पता है? ये देखो 33 एंड 3, जैसे हम लोग 2 एंड 1/3 करते हैं ना, तो 3 इंटू 2 क्या करते हैं, 6 + 1 7/3। ये तो मैथ्स का पैटर्न है, ठीक है। इसी चीज को हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। तो हम एक बार बता दिए, 33 एंड 3 मतलब 99 + 1, तो 100/3%, ठीक है। अब जैसे 5% मतलब क्या होता है, 5/100, ठीक है। वैसे ही 100/3% मतलब कितना होगा, ये देखो 100/3% का मतलब हो जाएगा 100/3 होल डिवाइडेड बाई 100, है ना। ये जगह से थोड़ा यहाँ पर कम हो जा रहा है, काम करते हैं इसके नीचे, पहले ये करके दिखा देते हैं। तो ये देखो 100/3 होल डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, इसका मतलब। अब इसको हम लोग नॉर्मल मैथ्स में जैसे मल्टीप्लाई करते, रिवर्स करके कर दिया। तो ये देखो ये पूरा सॉल्व करके 1/3 आ गया। तो ये हम बार बार और नहीं बताएंगे। 33 एंड 1/3% ये तुम लोग जान के रखो, ये 1/3 होता है, तो कहीं पर भी यूज कर सकते हो, जहां पर भी इस तरह का वैल्यू रहेगा। ऐसा बात नहीं है कि अकाउंट्स में ही यूज करना है, कहीं पर भी तुम लोग अगर ये रेट रहता है तो इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब 1/3 मतलब क्या हो गया, यहाँ पर किस चीज का 33 एंड 1/3 दिया था, कॉस्ट प्लस 33 एंड 1/3%, ये प्रॉफिट का पार्ट दिया है, ठीक है। अब इसका मतलब अगर हम लोग का, ये देखो अगर हम लोग का कॉस्ट जो है, कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल, ठीक है। तो ये देखो ये मैंने क्या कर दिया, ये यहाँ पर अगर हम लोग 1/3 लेते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर 3 रुपीज कॉस्ट है, इसका मतलब हो गया कि अगर 3 रुपीज कॉस्ट है तो 1 रुपया प्रॉफिट है, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हो, या और एक तरीका है, और एक तरीके से हम दो तीन तरीके से ही बता देते हैं, ठीक है। तो पहले देखो हम नॉर्मल बताते, पहले तो मैंने ये कैलकुलेशन बता दिया कि 33 एंड 1/3% क्या होता है। अब बोला है कि कॉस्ट प्लस 33 एंड 1/3% है हम लोग का प्रॉफिट। तो कॉस्ट अगर 100 है, ठीक है, और प्रॉफिट कितना है 33 एंड 1/3%, 33 एंड 1/3%, तो सेल कितना होगा, सेल का मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पर हो गया 100 + 100 इंटू 33 एंड 1/3%, ठीक है। ये हो जाएगा, ये नॉर्मल हम बता रहे, जब अगर हम लोग को ये नहीं पता है कि 1/3 कैसे होता है, ये इस तरह से भी किया जा सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 100 रुपीज, यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा 100 का 33 एंड 1/3%, ठीक है। प्रॉफिट हो जाएगा 100 का, क्योंकि सेल मतलब क्या, कॉस्ट, ये 100 प्लस 100 का 33 एंड 1/3%। ये ऐसे करके हम लोग का क्या निकल के आएगा, यहाँ पर ये 20,000 कितने का इक्विवेलेंट है वो निकल के आ जाएगा, है ना। बात समझो, मार्केट प्राइस को हम लोग परसेंटेज में निकाल लेंगे। जैसे देखो ये अब 33 एंड 1/3% मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेटर में देखो 100 इंटू 33 पॉइंट, ये 1/3 मतलब कितना होगा पता है, 33 एंड 1/3 मतलब, ये देखो अगर हम लोग इसको पूरा सिंप्लीफाई नहीं करते, जस्ट इतना रखते, तो कितना होगा तुम लोग कैलकुलेटर में देख सकते हो, 100 बाई, एक मिनट, 100
डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ये कितना आ गया 100 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब अगर परसेंटेज है तो ये मतलब कितना आ गया 33.3333%, ठीक है। 33.333%, 100/3 को अगर हम लोग ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब इसके ऊपर ऐसे एक लाइन दिया जाता है अगर लगातार एक ही तरह का डेटा चलते रहता है, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे फिर कैलकुलेट करेंगे, 100 इंटू 33 पॉइंट, ये वाला 3333 तुम लोग को कैलकुलेटर में तब तक लिखते जाना है जब तक कैलकुलेटर लेगा। इससे क्या होगा, तुम लोग को राउंड में आंसर मिलेगा। ये देखो ये क्या होगा, नहीं आया, 100 इंटू 33.3333333333% इक्वल टू क्या हो जाता है कैलकुलेटर को, 100 इंटू 33 पॉइंट, तो एक मिनट, 100 इंटू 33.33333% इक्वल टू, हाँ ठीक है, इतना ही आएगा 3333, 4 बार 3 आ रहा है, ठीक है। ये देखो तो 100 प्लस यहाँ पर 33 परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज मैंने उसमें नहीं लगाया था, मतलब इतना आएगा 33.33 आएगा, ठीक है। 33.33 आ गया प्रॉफिट। तुम लोग चेक करके देख सकते हो 100 इंटू, ये देखो मैंने वही किया, एक्चुअली परसेंटेज दिया था तब कुछ अलग आ गया था, इसीलिए मैंने इसको 100 करके दिखाई। ये देखो 100 इंटू 33.333 जब तक कैलकुलेटर लेगा इक्वल, ठीक है। परसेंटेज के लिए तो परसेंटेज देना पड़ेगा ना, परसेंटेज देने से देखते कितना आ रहा है, हाँ ठीक आ रहा है 33.33 आ गया। तो इसका मतलब मार्केट प्राइस 133.33, ठीक है। तो ये सेल वैल्यू कितना आ गया 133.33। अब हम लोग का इसका इक्विवेलेंट डेटा हम लोग को पता है कितना है 20,000, है ना। हम लोग के पास एक सेल वैल्यू है जो 20,000 है, तो इसका कॉस्ट कितना होगा, यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि 20,000 इक्विवेलेंट टू, अगर हम लोग का सॉरी 133.33 अगर 20,000 है, देन 1 इक्वल टू कितना होगा 20,000 डिवाइडेड बाई 133.33, और 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 133.33। अब हम लोग कैलकुलेटर पे चेक करेंगे, ये देखो 20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 133.33 तब तक लिखते जाना है जब तक कैलकुलेटर लेगा, ठीक है। इसमें देखो राउंड में आंसर आया 15,000, अगर ऐसे नहीं करोगे तो राउंड में नहीं आएगा। मान लो 2 बार 3 लिखे या 3 बार लिखे तो 15,000 नहीं 14,000 समथिंग दिखेगा, तो इसीलिए इसका आंसर आ गया हम लोग का 15,000, ठीक है। अब ये देखो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, कॉस्ट हम लोग मार्केट प्राइस ये है, कॉस्ट कितना है 15,000। अब हमें विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड करना चाहिए, तो हम लोग इसको कितने पे रिकॉर्ड करेंगे 15,000 पे रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन जो है टफ है, ये जो तरीका है जैसे मैंने दिखाया ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये आसानी से समझ में आ जाता है लोगों को, क्योंकि कॉस्ट पे हमें क्या बोला था, हमें यहाँ पर बोल रखा था कि जो मार्केट प्राइस है वो कॉस्ट प्लस 33.1/3% है, क्योंकि परसेंटेज है तो उसका बेस 100 होता है, तो कॉस्ट अगर 100 है तो प्रॉफिट जो है वो 33.1/3% ये बता रखा है। तो फिर इस पे हम लोगों ने सेल निकाल लिया, सेल निकालने के बाद इक्विवेलेंट करके कर लिया। और जो 1/3 किया था उससे हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो 1/3 जो है ये प्रॉफिट का रेंज निकल के आया, ठीक है। तो इसमें ये प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, तो ये कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट को डिफाइन किया गया है कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये कॉस्ट है। अब इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं 1 रुपया प्रॉफिट है तो सेल प्राइस 4 रुपया हो जाएगा। क्यों, कोई भी चीज अगर 3 रुपए में खरीद के 1 रुपया प्रॉफिट में बेचा गया है तो वो 4 रुपए का होगा। ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आया प्रॉफिट ऑन सेल, हमेशा ये काम में आता है, ठीक है। सॉरी ये प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट को दो तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, या तो सेल के ऊपर या तो कॉस्ट के ऊपर, लेकिन उसमें प्रॉफिट थोड़ी ना चेंज होता है, सेल या कॉस्ट प्राइस चेंज होता है। अब जैसे हम लोग अगर प्रॉफिट का जो बेस है वो निकाल रहे हैं इस तरह से 33.1/3%, ये है कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट प्लस बोला है, तो ये नीचे का बेस जो है ये कॉस्ट हो गया, ये 1 रुपया प्रॉफिट हो गया। कॉस्ट का मतलब जितने में हम लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा, 3 में खरीदा 1 रुपया प्रॉफिट में, 1 रुपया प्रॉफिट कमाया, तो इसका मतलब 4 में बेचा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सेल प्राइस हो गया, ये क्या रहा, ये प्रॉफिट रहा। अगर प्रॉफिट ऑन सेल हम लोग का 1/4 है
तो फिर 20,000 में कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है, ये रेशियो लगा दो 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 5,000। अगर 20,000 में 5,000 प्रॉफिट इंक्लूडेड है तो 15,000 उसका कॉस्ट हो जाएगा। ये देखो सबसे आसान तरीका होता है कैलकुलेट करने का। अब किसी को ये प्रेफरेबल होता है, किसी को ये वाला होता है, लेकिन हम तो बोलेंगे इसी को करो क्योंकि इसमें जल्दी होगा, इसमें काफी टाइम लगेगा और हो सकता है कि ऐसे पॉइंट वाइंट के चक्कर में गलत होने का चांसेस हो। तो ठीक है, अब जिसको जैसा ठीक लगेगा वो कर सकते हो। दोनों में ही नंबर मिलेगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये कैलकुलेशन हो सकता है कि गलत हो जाए, अगर 0.333 पूरा नहीं लिखोगे तो मे बी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह से कर सकते हैं। ये हो गया हम लोग का पहला क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2। হাতে করলে হবে হ্যাঁ এই কস্ট প্রাইসটা ওটা হাতে বার করলে হবে আমি বুঝতে পারলাম না কথাটা। হাফ বলছি যে কস্ট প্রাইস যেটা আপনি যেটা প্রেজেন্টেশন করে করলেন সেটা আমি যদি না প্রেজেন্টেশন করে করি মানে জাস্ট কস্ট প্রাইসটা খালি না করলে তো 15,000 কি করে আসছে সেটা তো বের করতে পারবে না, মানে সেটা তো দেখাতে হবে না। যদি লিখে করতে হয় তো দেখাতে হবে, যদি এমসিকিউ থাকে এটা তাহলে দেখাতে হবে না, কিন্তু যদি রিটেন হয় তো তোমাকে তো দেখাতেই হবে না, একমাত্র एमसीक्यू হলেই দেখাতে হবে। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इलास्ट्रेशन 2 बोल रहा है कि अमित रन्स एन ऑनलाइन स्टोर बता दिया वेयर इन गुड्स आर कैजुअली सोल्ड ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस। द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग 2020। 10th फेब देखो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस 25% ऑन कॉस्ट, मतलब ये सब बेचा है बोल रहा है। 10th फेब को सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे गुड्स बेचा है 1,20,000, जो कि गुड्स का कॉस्ट है। देखो यहाँ साइड में बता दिया कॉस्ट है, और कैसे बेचता है 25% ऑन कॉस्ट, मतलब ये नहीं बोलेगा प्रॉफिट है कि क्या है, समझ लो 25% ऑन कॉस्ट मतलब अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो उस पे 25 रुपए का प्रॉफिट लगा के 125 में बेचा जाता है। अब इसको अगर हम लोग जैसे मुझे तो वो डिवाइड फॉर्म ज्यादा बेटर लगता है। 25% का मतलब होता है 25/100, मतलब 1/4, ठीक है। तो 1 रुपया प्रॉफिट, और अब ये कॉस्ट बोला है तो ये कॉस्ट है 4 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर सेल पे कितना हो जाएगा, अगर ये 4 रुपया कॉस्ट है तो सेल 5 रुपया हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहे हैं 1,20,000 का कॉस्ट का सामान बेचा है, लेकिन बेचने वाला दाम ये थोड़ी ना होगा, मतलब भेजने वाला दाम, सेल वैल्यू कैसे निकालेंगे इस पे, प्रॉफिट ऐड करके। गुड्स रिटर्न भी हो गया, कस्टमर ने रिटर्न किया तो इसका मतलब ये सेल वैल्यू ही दिखा रहा होगा। गुड्स फॉर विच अप्रूवल गिवन, तो ये भी सेल प्राइस दिखा रहा होगा, क्योंकि इसके ब्रैकेट में इसके तरह तो कॉस्ट नहीं बोला है ना। गुड्स विथ कस्टमर एवेटिंग फॉर अप्रूवल, लगभग सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है पॉइंट टू बी नोटेड है, ठीक है, कि 1,20,000 जो है वो सेल प्राइस नहीं है, वो कॉस्ट प्राइस है। ऑल द above goods are sold ordinarily in the course of online business. Considering that he closes his books on 31st March 2020, you are required to pass necessary journal entries in the books of Amit to record the above transaction। लगभग पहले वाले क्वेश्चन के तरह ही है, बस ये वाला 1,20,000 पे अगर कोई रिकॉर्ड करके स्टार्ट कर देते हो क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग किसी को बेचते हैं तो कॉस्ट पे थोड़ी ना बेचते, जितना में खरीदे उतना में बेच देंगे, तो बिजनेस किस बात का। बोला भी तो है कि प्रॉफिट लगा के बेचते हैं, कितना 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। बाकी सारा क्वेश्चन देखो एक ही जैसा है, मुझे और कोई फर्क नहीं दिख रहा है। तो तुम लोग क्या लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ अमित, प्रेजेंटेशन के लिए जगह रख दो, इन द बुक्स ऑफ अमित बोल के लिख देना। हम अब उतना कुछ नहीं लिख रहे, और जो है नरेशन भी नहीं लिख रहे क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, हम जस्ट जो है आंसर करके दिखा देते हैं। तो 10th फेब को पहला एंट्री हो जाएगा, 10th फेब 2020 को सेल किया है, तो सेल करना है, तो ये से अप्रूवल बेसिस पे है, लेकिन कैजुअल है तो नॉर्मल सेल की तरह ट्रीट होता है। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगा, ठीक है। कितने का प्रोडक्ट बेचे, अब कोई भी अगर 1,20,000 लिखोगे गलत हो जाएगा, 1,20,000 कॉस्ट है तो इसको सेल में ट्रांसफर कर लो, तो 1,20,000। इस पे कितना प्रॉफिट लगाने के लिए बोला है, देखो 25% ऑन कॉस्ट, तो ये तो हो गया कॉस्ट। अब इस पे कैसे लगाओगे, डायरेक्टली लगा लो, क्योंकि देखो इसमें तो बहुत सारा पॉइंट का चक्कर था तो ये ज्यादा ठीक लग रहा था मुझे, ठीक है। अब यहाँ पर तुम लोग क्या कर सकते हो, इस पे डायरेक्ट लगाओ, ऐसे करके हो जाएगा ना, सिंपल। अगर इसको यहाँ पर नहीं दिखाते, वर्किंग नोट पे भी दिखा सकते हो। 1,20,000 पे 25% प्रॉफिट कमाने का सोचा है तो कितना 30,000, और 1,20,000 का प्रोडक्ट है तो फिर इसका मतलब 1.5 लाख में बेचा होगा, ठीक है। 1,20,000 का चीज जो है वो बोल रहे 25% प्रॉफिट लगा के भेजा गया है, तो 1.5 लाख में भेजा गया है। अच्छा, इसके बाद 20th फेब 2020 को कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है,
इसमें बोल रहा है कि गुड्स रिटर्न कर दिया, तो फिर रिटर्न का एंट्री कर दो, या तो रिटर्न टू डेटर कर दो या फिर रिटर्न इनवर्ड लिख सकते हो, क्योंकि सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड लिखा जाता है, रिटर्न इनवर्ड टू डेटर। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड टू डेटर कितने का रिटर्न हो गया है? 40,000 का, शायद क्या बोल रहे हैं, 80,000, 80,000 का बोल रहा है रिटर्न हो गया। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद रिटर्न के बाद क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि 20 फेब को रिटर्न का एंट्री फिर अप्रूव्ड हुआ 15 मार्च को, तो 15 मार्च को नो एंट्री, 15 मार्च को यहाँ पर नो एंट्री, क्योंकि अप्रूव्ड होने पे क्या होगा? सेल एंट्री बुक होगा, पैसा दे रहा है ऐसा तो नहीं बोल रहा है। अप्रूव्ड मतलब क्या? सेल कंफर्म, सेल तो ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पर हम लोग, और 1.5 लाख में 80,000 का सेल कैंसिल हो चुका है, तो अभी सेल जो प्रोबेबल हालत में है वो है 70,000 का। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट बोल रहा है कि गुड्स फॉर विच अप्रूवल गिवन बाय कस्टमर। अब अप्रूवल गिवन हो गया 40,000 का, तो 40,000 का अप्रूवल गिवन हो गया, अब 30,000 उनके पास पड़ा हुआ है 31 मार्च को, और यहाँ पर वही सेम केस है कि अप्रूवल के लिए पड़ा हुआ है, और अभी भी जो है इनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा, हम लोग को एंट्री करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 31 मार्च हम लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाएगा, लेकिन इन्होंने अभी तक जो है बाकी जो है ये 30,000 के लिए अभी तक अप्रूवल का स्पेसिफाइड टाइम नहीं खत्म हुआ है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर ये कौन सा वाला गया, ये किसी और, हाँ ये देखो क्या बोल रहा है, एडिशनली इट हैज बीन प्रोवाइडेड, इसके साथ साथ उस क्वेश्चन के साथ साथ बोल रहा है 15 अप्रैल 2020 द कस्टमर हैव रिजेक्टेड द गुड्स फॉर व्हिच अप्रूवल हैज बीन पेंडिंग ऑन 31 मार्च, डील विद द सेम अकॉर्डिंगली। अच्छा क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर और एक पॉइंट ऐड कर दिया है, बोल रहा है कि 15 अप्रैल 2020 को कुछ हुआ है, बोल रहा है 31 मार्च के बाद 15 अप्रैल आएगा। ठीक है, the customer have rejected the goods for which approval has been pending, 31 मार्च का अप्रूवल पेंडिंग था, कंफर्मेशन मिला हमें कि अप्रूवल अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, 31 मार्च को जिसका अप्रूवल पेंडिंग था कस्टमर के पास तरफ से, वो 15 अप्रैल को रिजेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब देखो 15 अप्रैल को पता चला कि नहीं बिक रहा है, तो पहले ही हम लोगों ने क्या किया है, अपना रूल्स फॉलो किया है, हम लोगों ने अपना एंट्री वगैरह सारा सही किया, क्योंकि हम लोग 31 मार्च को, क्योंकि वेटिंग फॉर अप्रूवल था, तो हम लोगों ने अपने सेल को कैंसिल कर दिया जितना कस्टमर के पास स्टॉक पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर लिखेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये कैंसिलेशन एंट्री है। ठीक है, तो ये हो गया 30,000, और फिर से 31 मार्च को ही हम लोग इसको क्लोजिंग स्टॉक दिखा देंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक का क्या हो जाएगा एंट्री, इन्वेंट्रीज लाइंग विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग। ठीक है, जब तुम लोग लिखोगे ना तो पूरा लिख देना। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, स्टॉक लाइन विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, इतना लिखने में जो है काफी टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये ऐसे जो है तुम लोग भी अगर टाइम कम होता है तो इतना तक लिखोगे चलेगा। ठीक है, इन्वेंट्रीज लाइन विद कस्टमर टू ट्रेडिंग। अब हम लोग को कैसे रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अब ये जो 30,000 का हम लोगों ने स्टॉक इनके पास जो पड़ा हुआ है, ये सेल वैल्यू पे है। हम लोग कॉस्ट भी एक बार चेक कर लेते हैं, कॉस्ट कितना होगा, प्रॉफिट कितना लगता है, प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। यहाँ पर हम वर्किंग नोट बना के दिखा देते हैं, ये देखो प्रॉफिट, कॉस्ट और सेल। ठीक है, प्रॉफिट कितना बोला है, बोल रहा है कि 25% ऑन कॉस्ट बोला है, तो प्रॉफिट अगर 25 है तो कॉस्ट 100 है। ठीक है, तो सेल वैल्यू कितना हो जाएगा 125, तो 30,000 के इक्विवेलेंट जो है कॉस्ट वैल्यू क्या होगा, या तो इस तरह से यूनिटरी करके कर सकते हो, मतलब ऐसा हो जाएगा 125 इक्विवेलेंट टू 30,000, तो 100 इक्विवेलेंट टू कितना हो जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100, ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हो। 30,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100, ये हो जाता है हम लोग का 24,000। तो 24,000 डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्यों बताओ, क्योंकि 24,000 तो 100 का वैल्यू निकाला, 100 क्या था कॉस्ट, या फिर इस तरह से निकालो 25% बोला है, तो 25
बाई 100 मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट बोला है, तो ये कॉस्ट है, ये प्रॉफिट है। तो सेल कैसे होगा 1/5, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट 5, तो सेल जो है वो 5 रुपए हो जाएगा ना, क्योंकि 1 रुपए प्रॉफिट कमा रहे 4 रुपए में खरीद के। अब सेल वैल्यू क्या है 30,000, इस पे ये रेशियो लगा दो 30,000 पे 1/5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6,000। 6,000 क्या निकल के आएगा प्रॉफिट का पार्ट, क्योंकि 5 रुपए सेल में 1 रुपया प्रॉफिट है, तो 30,000 के सेल में कितना प्रॉफिट है 6,000। अब यहाँ पर कॉस्ट निकालोगे तो कैसे निकलेगा 30,000 माइनस 6,000, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 24,000। फिर से मैंने दोनों टाइप से ही दिखा दिया, जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम लोग का सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं था, सिवाय इसके कि हमें यहाँ पर 1,20,000 पे रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि ये कॉस्ट वैल्यू दे रखा है। और ये जो दिया है ना, इसके लिए हमें 15 अप्रैल में कोई एंट्री नहीं करना पड़ेगा। पहला बात है कि अगर रिजेक्ट उन्होंने कर भी दिया है तो रिजेक्शन हम लोग ऑलरेडी ट्रीट कर चुके हैं। अगर हम लोग अपना प्रोडक्ट जो कस्टमर के पास है उसको अगर हम लोग सेल कैंसिल कर रहे हैं तो ऑलरेडी रिजेक्शन तो हो ही गया ना, उसको हम लोग स्टॉक दिखा चुके हैं। अगर 15 अप्रैल को वो अपना रिजेक्शन दिखाते तो दिखाओ, हमें क्या फर्क पड़ेगा। हम लोगों ने तो पहले से ही उसे सेल से हटा के स्टॉक दिखा दिया, बस इतना दिखाया कस्टमर के पास पड़ा हुआ स्टॉक है, नेक्स्ट बार से दिखाएंगे खुद के दुकान में पड़ा हुआ स्टॉक है, ठीक है, बस इतना सा ही फर्क होना चाहिए। আর এক্সেপ্ট अब করলে কি হতো এটা? है? बोलो। বলছি এটা এক্সেপ্ট করলে কি হতো? একই কথা, एक्सेप्ट তো কতগুলো এন্ট্রি করলাম, এখানে एक्सेप्ट করলে নো এন্ট্রি, মানে যদি না, না 15 একদম তারিখে লাস্টের एक्सेप्ट কথা। করতো, এটা বলছো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাহলে আবার এন্ট্রি করতে হতো, হ্যাঁ। কারণ ক্যান্সেল করে দিয়েছে তো। এর মাঝে হলে নো এন্ট্রি, কিন্তু এবার ধরো যদি 15 তারিখ, মানে তুমি যদি বলো 15 এপ্রিল एक्सेप्ट করলে কি হতো, তাহলে তোমাকে আবার এন্ট্রি করতে হবে, কারণ তুমি তো সেল রিজেক্ট করে দিয়েছো, সেল ক্যান্সেল করে দিয়েছো, স্টক ডেটাস টু দেখিয়ে দিয়েছো। হ্যাঁ বলো। ডেটাস টু সেল তখন। হ্যাঁ, তখন আবার ডেটা টু সেল করবে, যতটা অ্যাকসেপ্ট হবে আবার ডেটা টু সেল করবে। अच्छा, देखो इलस्ट्रेशन 3, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मिस्टर कुमार सेल्स गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस कैजुअली, ठीक है, ही हैड सोल्ड गुड्स वर्थ 1,50,000। अब बोल रहे सोल्ड गुड्स वर्थ 1,50,000, मतलब ये सेल वैल्यू है, ठीक है, पढ़ के समझना पड़ेगा। सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33 एंड 1/3% ऑन सेल, फिर से वही मतलब थोड़ा सा अलग टाइप जो होता है, 33 एंड 1/3% बोल रहा है, मतलब जिसपे पॉइंट वगैरह आ जाता है, विच हैज बीन अवेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द कस्टमर ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग द बुक्स। बोल रहे जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होने वाला था उस दिन तक अप्रूवल नहीं मिला, तो सेल कैंसिल कर देना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक बना देना चाहिए। अब देखते हैं, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड द कस्टमर हैव एक्सेप्टेड गुड्स इक्विवेलेंट टू 75% ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड द रेस्ट कंसीडर्ड टू बी रिजेक्टेड। बोल रहा है कि जब एक्सपायर्ड हो गया पीरियड, उसके बाद कस्टमर ने बोला कि हम 75% गुड्स लेंगे, 75% कॉस्ट ऑफ गुड्स के इक्विवेलेंट बता रहा है, बाकी हम रिजेक्ट करते हैं, मतलब बाकी मुझे नहीं लेना है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एज ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग द बुक्स एंड द एंट्रीज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। हमें कब कब का एंट्री करने बोला है, पहले देखो, क्लोजिंग ऑफ द बुक्स मतलब जिस दिन बुक्स क्लोज हुआ, क्लोजिंग में क्या एंट्री होगा, क्लोजिंग में पहले सेल, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या बोला है 1,50,000 का सेल हुआ था, विच हैज बीन अवेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द कस्टमर एज ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द बुक। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होने वाला है, हम लोगों ने अप्रूवल बेसिस पे गुड्स भेजा था और अभी तक वो वेटिंग मोड में है, तो हम लोग सेल को क्या करेंगे कैंसिल करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक दिखा देंगे, ठीक है, ये एक होगा क्लोजिंग एंट्री के दिन। एंड द एंट्रीज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द गुड्स। अब वही वाला क्वेश्चन जो भी पूछ रहे थे वही वाला आंसर भी मिल जाएगा। एक्सपायर जब हो गया पीरियड, उसके बाद कस्टमर ने बताया कि हम 75% एक्सेप्ट कर रहे हैं तो 25% रिजेक्ट कर रहे हैं, इसका एंट्री क्या होगा ये भी हमें करना है, तो पहले ये एंट्री फिर ये एंट्री, ठीक है, दो सिचुएशन में ही हमें एंट्री पास करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्लोजिंग डेट का एंट्री पास करें। अच्छा, यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ लिखना पड़ेगा, इन द बुक्स ऑफ कुमार, मिस्टर कुमार, ठीक है, फिर लिख लोगे क्लोजिंग डेट। यहाँ पर डेट नहीं दिया है ना कब क्लोज होता है, तो डेट कॉलम में ऐसे लिख दोगे क्लोजिंग डेट, ठीक है। अब यहाँ पर्टिकुलर में लिख रहे हैं, पहले सेल्स को रिजेक्ट करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, सेल्स को कैंसिल करेंगे टू डेटर, कितने से करेंगे, जितने का प्रोडक्ट बेचा था किसी का भी अप्रूवल नहीं आया, मतलब पूरा का पूरा 1,50,000। अब इसको हम लोग क्या दिखाएंगे,
इन्वेंट्रीज दिखाएंगे, इन्वेंट्रीज लाइन विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग। अच्छा, अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो 33 एंड 1/3% मतलब 1/3 होता है, ठीक है। तो 1/3 इस पे लगा लो डायरेक्टली, इजीली आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये ये क्या है, सेल वैल्यू है, ठीक है। और ये जो 1/3 है ऑन सेल बोला है, ठीक है। तो प्रॉफिट का परसेंटेज जो 1/3 है वो सेल बोला है, तो सेल पे लगा लो। देखो लास्ट टाइम मैंने सेल पे नहीं लगाया था, क्योंकि ये 1/3 ऑन कॉस्ट बोला था। कैसे पता चलेगा, लैंग्वेज पढ़ के देखो, बोल रहा था 33 एंड 1/3% के पहले लिखा हुआ था कॉस्ट प्लस 33 एंड 1/3%, मतलब ये प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर बता रहा है, कॉस्ट के ऊपर, इसीलिए कॉस्ट था। तो सेल में ट्रांसफर करके फिर मैंने सेल वैल्यू 20,000 के साथ इंक्लूड किया था, ठीक है। लेकिन इस बार जो बताया है ना 33 एंड 1/3% ऑन सेल बताया है, आसान है। तो सेल पे 33 एंड 1/3% मतलब 1/3 लगाएंगे तो प्रॉफिट पता चलता है, ठीक है। इससे हमें हमेशा प्रॉफिट पता चलता है कि 3 रुपए का सेल में 1 रुपए का प्रॉफिट, तो 1.5 लाख के सेल में प्रॉफिट कितने का होगा, तो 1.5 लाख के सेल में प्रॉफिट हो जाएगा 50,000, ठीक है। ये देखो 1.5 लाख के सेल में यहाँ पर दिखाते हैं प्रॉफिट कितना हो गया, 50,000। अब अगर कॉस्ट में रिकॉर्ड करना है तो क्या करेंगे, कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट हो जाएगा 1,50,000 माइनस 50,000, ठीक है। ये सब वर्किंग नोट में भी दिखाना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 1 लाख, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, ये जस्ट समझाने के लिए यहाँ पर ही कर दिया मैंने। ये हो गया हम लोग का 1 लाख। 1 लाख में हम लोगों ने अपना क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, अब बोल रहा है कि जब एक्सपायर हो गया पीरियड तब क्या एंट्री होगा, ऑन एक्सपायरी ऑफ अप्रूवल पीरियड। तो जब एक्सपायर हुआ उन्होंने अपने तरफ से कंफर्म किया कि मुझे 75% तो लेना है बट मुझे बाकी नहीं लेना है, ठीक है। अब हम लोग तो सारे सेल को स्टॉक दिखा चुके हैं, तो अगर किसी को इसके बाद सेल करेंगे, मतलब किसी ने एक्सेप्ट किया है, तो फिर से सेल का एंट्री करना पड़ेगा। तो जितना एक्सेप्ट किया है उसके लिए एंट्री क्या करेंगे, पैसा दे रहा है ऐसा नहीं बोल रहा है, तो क्रेडिट सेल का एंट्री लगाएंगे, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल करेंगे, ठीक है। अब इन्होंने कितना एक्सेप्ट किया है, बोल रहे 75% ऑफ द कॉस्ट, लेकिन क्या हम लोग कस्टमर को कॉस्ट में बेचेंगे, नहीं सेल वैल्यू में बेचेंगे ना, तो सेल वैल्यू निकालेंगे। तो सेल वैल्यू कैसे निकलेगा, ये देखो सेल वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। हम यहाँ पर ही दिखाते हैं कॉस्ट कितना होगा, बोल रहा है कि 75% ऑफ कॉस्ट का जो है इन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो 75% और कॉस्ट कितना था 1 लाख, ठीक है। मतलब 75,000 का जो स्टॉक है ये इनके तरफ से एक्सेप्टेड हुआ है, लेकिन क्या 75 में बेचेंगे, नहीं प्रॉफिट भी तो लगाएंगे, तो यहाँ पर प्रॉफिट भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 75,000 हो रहा है ना, 75,000 पे प्रॉफिट कितना लगेगा। अब फिर से बेस चेंज करना पड़ेगा, देखो 1/3 ऑन सेल था, तो कॉस्ट के ऊपर कितना हो जाएगा, ये सेल के ऊपर था, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 1/2। क्यों, देखो सिंपल सा बात है, 1 रुपया प्रॉफिट 3 रुपया सेल वैल्यू, तो कॉस्ट वैल्यू कितना 2 रुपया। इससे जितना जल्दी होगा ना ट्रांसफॉर्मेशन, बाकी किसी मेथड से नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 1 लाख का 75%, 75,000 और 75,000 का आधा, मतलब 37,500 प्लस 75,000, तो देखो 1 लाख यहाँ पर आ रहा है 1,12,500, तो यहाँ पर लिखेंगे 1,12,500। इतने का सेल हो गया। हमें बेस हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि लैंग्वेज किस पे बताया है, जैसे लैंग्वेज बताया है 1/3, यहाँ पर देखो लैंग्वेज बताया है 1/3 ऑन सेल, ठीक है। 33 एंड 1/3 का मतलब मैंने बता दिया, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/3 होगा, 1/3 ऑन सेल। अब ये मेरा क्या निकल के आया, कॉस्ट, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के दिया है, बोल रहा है कि जितने प्रोडक्ट का कॉस्ट था उसमें 75% एक्सेप्टेड है, तो कॉस्ट कितने का हमारा प्रोडक्ट बिक जा रहा है 75,000 का, लेकिन 75,000 में थोड़ी ना बेचेंगे, प्रॉफिट लगा के बेचेंगे। अब प्रॉफिट का परसेंटेज जो है हमें दिया हुआ था सेल के ऊपर, तो हम लोग कॉस्ट निकाल लिए, तो बेस क्या था 1/3, 1 रुपया प्रॉफिट 3 रुपया सेल, तो कॉस्ट कितना, सेल से प्रॉफिट हटा दो हाफ, तो 1/2। ये देखो 1,12,500 इतने का सेल हुआ है, ठीक है। चलो इतने का सेल हो गया।
अब जो 25% बोल रहा है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उसका कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों ने तो पहले ही सारा रिजेक्ट करके स्टॉक दिखा दिया था। तो अब रिजेक्ट जो कर दिया है उसको कुछ मत करो, बस ये हो गया। तो रिजेक्शन के लिए नो एंट्री, ठीक है, लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो भी चलेगा कि रिजेक्शन के लिए हमें कोई एंट्री करने का जरूरत नहीं है। नो एंट्री नीडेड फॉर रिजेक्शन पोर्शन, चाहो तो ऐसा लिख सकते हो। अच्छा, अब देखो इलास्ट्रेशन 4। इलास्ट्रेशन 4 इसमें क्या बोला है देखो, इसमें बोल रहा है एस लिमिटेड सेंड आउट इट्स गुड्स टू डीलर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ऑल सच ट्रांजैक्शंस आर हाउएवर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल्स। सारे ट्रांजैक्शन एक्चुअल सेल्स है एंड आर पास थ्रू डे बुक। तो नॉर्मल सेल की तरह ट्रीट करा है, जबकि रिटर्न बेसिस पे भेज रहा है। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर 31st March 2020 200 such goods have been sent to a dealer at 250 each। कॉस्ट इतना, मतलब 200 का प्रोडक्ट 250 में भेजा गया है। 200 ऐसे प्रोडक्ट भेजे गए, मतलब यूनिट 200 है on sale or return basis and debited to his account. Of these goods 31st March 2020 50 were returned। 31st March 2020 को ही 50 रिटर्न हो गया, तो रिटर्न दिखा देंगे। and 70 were sold while for the other goods date of return has not yet expired। ठीक है, तो 200 प्रोडक्ट भेजे गए थे, जिसमें से 50 रिटर्न हो गया, 70 बिक गया, और बाकी क्या कोई भी अप्रूवल नहीं आया, क्योंकि अभी भी टाइम खत्म नहीं हुआ। तो बाकी मतलब कितना पड़ा हुआ इनके पास, बाकी मतलब 80 पड़ा हुआ है, ठीक है, 80 यूनिट्स पड़ा हुआ है। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री 31st मार्च को क्या क्या एंट्री होगा वो हमें करने के लिए बोला है। तो 31st मार्च को पहले तो हम लोग एक ये देखो 31st मार्च को क्या हुआ, रिटर्न, रिटर्न का एंट्री करेंगे। फिर जो सेल हो गया उसके लिए हमें कोई एंट्री करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। जो सेल हो गया उसके लिए हमें कोई एंट्री नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग इस सेल को रिकॉर्ड किए थे तब तो सेल की तरह ही रिकॉर्ड किए थे। तो इसके लिए एंट्री होगा, इसके लिए नो एंट्री, क्योंकि हम लोग तो ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं सेल वाला। अब ये जो है जो अवेटिंग फॉर अप्रूवल है, इसका सेल कैंसिल करके इसको क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे, ठीक है, ये वाला। अब 200 जब हम लोगों ने सेल रिकॉर्ड किया था तो उसमें 70 का तो रिकॉर्डिंग है ही, तो उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस ये 3 एंट्री हमें करना पड़ेगा यहाँ पर। 31st March 2020 का बोला है। अब पूरे सेल का क्यों नहीं कर रहे हैं, 200 और ये 250 का जो पूरा सेल हुआ है उसका एंट्री क्यों नहीं करे, क्योंकि हमें बोला नहीं है, हमें बोला 31st मार्च क्या होगा उसका एंट्री करो। अगर ये करने के लिए बोला जाता कि स्टार्टिंग से करो तो हम लोग कर देते, और यहाँ पर बोला भी नहीं है कि ये सेल कब हुआ था, ये बता रहा है कि ईयर एंड में क्या क्या कंडीशन हुआ था जो सेल इस तरह से किया गया था। तो यहाँ पर लिखेंगे 31st March 2020। तो पहले हम लोग रिटर्न वाला एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो रिटर्न इनवर्ड टू डेटर। अब कितना रिटर्न हुआ है, 70 रिटर्न हुआ है। 250 करके बेचा था हम लोगों ने, तो 70 इंटू 250, ये आसान है, इसमें कुछ परसेंटेज वगैरह नहीं दिया है, दाम बता ही दिया है 250 और 200, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जल्दी होगा। तो यहाँ पर हो जाता है 250 इंटू कितना, 7, अच्छा 50 रिटर्न हुआ है, मैंने 70 लिखा, 50 रिटर्न हुआ है, 70 तो जो है एक्सेप्ट हुआ है, तो 12,500 ये हम लोगों का रिटर्न हुआ, ठीक है। अच्छा, अब देखो 31st मार्च को ही हम लोगों को जो सेल हो गया उसके लिए नो एंट्री, ठीक है, और जो उनके पास पड़ा हुआ है एवेटिंग फॉर अप्रूवल उसके लिए पहले कैंसिल कर दो सेल, उतने से जो एवेटिंग फॉर अप्रूवल है, कितना 250 इंटू 80। जब सेल रिकॉर्ड करोगे तो सेल वैल्यू पे करना पड़ेगा ना, तो 250 इंटू 80 ये हम लोग का हो गया 20,000, और यहाँ पर टू डेटर 20,000। यहाँ भी हम लोग सेल लिख सकते हैं, लेकिन रिटर्न इनवर्ड लिखने से क्या होता है, दोनों एंट्री को अलग से समझा जा सकता है कि ये जो है ये कैंसिलेशन एंट्री, और ये जो है ये रिटर्न वाला एंट्री। ये कस्टमर ने रिटर्न किया तब हम लोग से डेटर को कम कर रहे हैं, और ये हम लोग अपना जो अकाउंटिंग टेक्निक है उसके लिए कर रहे हैं, ताकि क्योंकि एवोटिंग फॉर अप्रूवल है तो कंफर्म नहीं है सेल है कि नहीं, तो सेल को हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। फिर यहाँ पर 31st March 2020 स्टॉक लाइन विथ कस्टमर या फिर इन्वेंट्रीज line with
कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। अब जो कस्टमर के पास स्टॉक पड़ा हुआ है वो कितना है 80 यूनिट। अब यहाँ पर कोई वर्किंग नोट का भी जरूरत नहीं होगा क्योंकि हम लोग को पता है मार्केट प्राइस 250, कॉस्ट प्राइस 200, विच एवर इज लोअर, तो 16,000 में रिकॉर्ड कर दो। ये हम लोगों का स्टॉक का वैल्यू हो गया कंप्लीट, ठीक है, और हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। और ये 80 हम लोगों ने कैसे निकाला, ये देखो यहाँ पर लिख देते, अगर भूल जा रहे हो 250 टोटल सेल था, उसमें से जो है 50 का सेल यहाँ पर क्या हो गया है, रिटर्न हो गया है, 70 का एक्सेप्ट हो गया, तो उनके पास क्लोजिंग स्टॉक में 80 ही रहेगा। ये हमें खुद से काउंट करना पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। ये क्वेश्चन खत्म यहाँ पर, ठीक है। बाकी तुम लोग जो है जर्नल वर्नल के, सॉरी क्या बोलते हैं उसे, नरेशन के साथ लिखोगे तो वो थोड़ा सा टाइम और भी लगेगा, ठीक है, इसको कंप्लीट करने में। बाकी छोटा सा क्वेश्चन है। अब देखो 5th नंबर क्या बोल रहा है, कैली कंपनी सेंट आउट इट्स गैस कंटेनर टू डीलर। गैस कंटेनर ये अपने डीलर को दे रहे हैं सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे, मतलब भेज रहे हैं, बेचे नहीं है। ऑल सच ट्रांजैक्शंस आर हाउएवर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल्स, लेकिन एक्चुअल सेल की तरह ट्रीट करते हैं, एंड आर पास थ्रू डे बुक। Just before the end of the financial year, 100 gas container which cost 900 each have been sent to the dealer। बोल रहा है कि 100 गैस कंटेनर दिया गया डीलर को और उसका कॉस्ट कितना था 900, बट 900 में थोड़ी ना देगा, उसे तो प्रॉफिट लगा के ही बेचेगा। देखते हैं, एंड बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट 1200 ईच, ठीक है। ये देखो कितने में बेचा है, 1200 करके। बोल रहा है 900 वाला 900 कॉस्ट वाला कंटेनर अपने डीलर को भेज रहा है 1200 करके एक एक, मतलब 300 रुपए, हाँ 300 रुपए करके प्रॉफिट कर रहा है एक कंटेनर पे, और 100 ऐसे गैस कंटेनर भेज दिया गया। आउट ऑफ दिस ओनली 20 गैस कंटेनर आर सोल्ड एट 1500 ईच। अब देखो इसमें से 20 गैस कंटेनर बिका है, लेकिन कितने में, सेल वैल्यू 1500। मतलब जब डीलर ने कंफर्म किया होगा ना कि मुझे 20 गैस कंटेनर लेना है, हम कंफर्म कर रहे हैं कि मुझे खरीदना है, तब ये कंपनी जो है इन्होंने बोला होगा देखो तब तो मैंने बोला था 1200 रुपए, लेकिन अब हम 1500 के नीचे नहीं बेच सकते। मतलब सेल प्राइस 300 से और भी बढ़ गया, मार्केट डिमांड होगा तो इन्होंने बढ़ा दिया। तो बोल रहे हैं कि 1500 से करके लेना, और ये बिक भी गया है, सोल्ड एट 1500, मतलब इन्होंने मान लिया ठीक है हम लोग 300 रुपए करके ज्यादा देंगे। अब हम लोग को बोल रहा है कि इनको एंट्री क्या करना चाहिए, फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना चाहते हैं ये अपना, मतलब वही ट्रेडिंग पीएल बनाना चाहते हैं, तो क्या एंट्री करना चाहिए। मतलब बेसिकली एंट्री का ही बात हो रहा है कि हम लोग को एंट्री क्या करना चाहिए। अब देखो सबसे पहले हम लोग तो एंट्री यहाँ पर करेंगे कि जितना सारा गैस कंटेनर जो है भेजा गया उसका एंट्री कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जब बोल रहा है कि पीएल बैलेंस शीट का मतलब ईयर एंड का ही बात कर रहा है, ठीक है। तो ईयर एंड इनका कब होता है बोला तो नहीं है, 31 दिसंबर होता है, 31 मार्च होता है, लेकिन क्वेश्चन से इतना पता चल रहा है ईयर एंड डेट में ही एडजस्टमेंट एंट्री पूछ रहा है, क्योंकि पीएल और बैलेंस शीट ईयर एंड में बनता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोगों ने 100 गैस कंटेनर भेजा था, ठीक है, उसमें से जो है 20 गैस कंटेनर बिक गया, ये कंफर्म हो गया। तो जो बिक जाता है उसके लिए हम लोग कुछ और एंट्री नहीं करते, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जो बिका है वो 1200 की जगह 1500 में बिका है, मतलब 300 रुपए से सेल को और भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया ना, 100 में मैंने बेचा, फिर बोला 100 में, तो फिर 10 रुपए का मुझे एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे हो जाएगा, इलस्ट्रेशन 5, यहाँ पर एंट्री होगा पहले, और भी हम लोग सेल रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। अब अगर तुम लोग चाहो तो स्टार्टिंग से भी क्वेश्चन को अपने नॉलेज के लिए कर सकते हो। पहले तुम लोग को करना पड़ेगा 100 इंटू 1200, इतना सेल दिखाना पड़ेगा। अब बोल रहा है कि जो एक्चुअली में सेल हुआ है वो 1500 में करके हुआ है, तब 100 मत मल्टीप्लाई कर दो, 100 से 1500 नहीं होगा, जितना बिका है उस पे सेल बढ़ा के दिखाना पड़ेगा ना। जब अप्रूवल मिलता है वैसे तो नो एंट्री होता है, यहाँ एंट्री इसीलिए हो रहा है इनवॉइस प्राइस से चेंज प्राइस में सेल हो रहा है। तो यहाँ पर देखो 20 इंटू 300 करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, 300 करके यहाँ पर हो गया 6000। तो ये कैसे आया 300, हम यहाँ पर बता देते हैं। देखो 1500 में बिक रहा है ना, और पहले क्या प्राइस था, ये देखो सेल वैल्यू यहाँ पर दिखाते हैं, सेल वैल्यू डिफरेंस, पहले था अभी 1500 और पहले था 1200, ठीक है। तो 300 मोर देन
इनवॉइस प्राइस, ये हम समझाने के लिए लिखते, ठीक है। तो इनवॉइस प्राइस है 300 रुपए ज्यादा, तो जो 20 गैस कंटेनर बिक रहा है उस पे और भी 300 रुपए करके सेल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो जब हम लोग सेल लिखेंगे ट्रेडिंग में तो बाई सेल बोल के और भी 6000 का रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये तो हो गया वो पोर्शन के लिए जो पोर्शन हम लोग का बिक रहा है, और बाकी के लिए बोल रहा है ये देखो 100 में से 20 बिक रहा है, ये कंफर्म हो गया, बाकी कितना हो गया 80। इसके लिए अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है, तो हम लोग क्या करेंगे 80 के लिए सेल को कैंसिल कर देंगे और उसको क्लोजिंग स्टॉक दिखा देंगे। अब यहाँ पर एंट्री कैसे होना चाहिए, सेल कैंसिल का एंट्री तो हमें पता है सेल टू डेटर होता है, डेबिट टू डेटर। अब कितना सारा कैंसिल करेंगे, 80 गैस कंटेनर को कैंसिल करेंगे। यहाँ पर प्राइस कितना लगाए ये क्वेश्चन है, 1500 लगाए कि 1200। देखो 1200 से बुक था तो 1200 से कैंसिल करेंगे ना, जब मैंने सेल रिकॉर्ड किया था वो तो 1200 से ही किया था, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा 1200 से ही कैंसिल करेंगे। हम 1500 से क्यों करें जबकि मैंने 1500 से रिकॉर्ड ही नहीं किया था, रिकॉर्ड किए हुए चीज को कैंसिल करना है तो सेम प्राइस में ही करेंगे। 96,000 से कैंसिल कर दिया, अब इसको क्लोजिंग स्टॉक दिखा देंगे, तो यहां पर लिखेंगे इन्वेंट्रीज लाइन विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, ठीक है। अब ये 80 गैस कंटेनर को कितने में, ये देखो ये क्या है, ये है सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस कितना है 900, तो 900 करके रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो 1200 और 900 में लोअर कौन सा है, 1200 और 900 में लोअर तो 900 है, तो 900 में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो 72,000 से रिकॉर्ड कर दिया। देखो ये बाकी क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहाँ पर जो हम लोगों ने नया पॉइंट देखा, जो मैंने समझाया था जब हम लोग स्टार्टिंग में इसका कंसेप्ट देख रहे थे, कि अगर मेरा इनवॉइस प्राइस से ज्यादा या कम में सेल होता है तो फिर उस सेल को हम लोगों को एडजस्ट करके दिखाना पड़ेगा। अगर ये कंसेप्ट नहीं होता कि यहाँ पर 1500 से बिक रहा है ऐसा नहीं बोला जाता तो ये एंट्री होता ही नहीं, तो फिर बस यही तो एंट्री होता और कुछ नहीं। जो सेल हो गया वो हो गया क्योंकि वो तो 1200 से रिकॉर्डेड ही है, लेकिन क्योंकि बोल रहे 1500 इसीलिए देखो मैंने 1500 से रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि 1200 से ऑलरेडी एंट्री हो चुका है। कितने यूनिट का, पूरे 100 गैस कंटेनर का, ठीक है। ये देखो 100 गैस कंटेनर का हम लोगों ने 1200 से रिकॉर्डिंग कर दिया था, 1200 से हम लोग का रिकॉर्डिंग कितना हुआ था, यहाँ पर ये देखो 12,000, ठीक है। अब बोल रहा है कि 20 यूनिट यहाँ पर 300 रुपए और भी ज्यादा में बिकेगा, ठीक है। तो 20 यूनिट 300 मतलब और भी 6,000, मतलब सेल वैल्यू हम लोग का कितना हो जाएगा 12,000 प्लस 6,000। लेकिन 80 का अभी तक हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं आया, मान लो कि 80 भी बिक जाता है, अब वो डिपेंड करेगा कितने में बिक रहा है, तो ये तो अभी मुझे नहीं पता कितने में बिकेगा नहीं बिकेगा। तो ये कंसेप्ट हो रहा है क्योंकि पहले तो मैंने ये वाला एंट्री कर रखा है जिसमें यहाँ पर ये 4 जीरो होगा 1,20,000, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 6,000, तो ये 6,000 एक्स्ट्रा, मतलब जो सेल हम लोगों ने 1,20,000 दिखाया है ज्यादा में बेचने के लिए वो 1,26,000 हो रहा है अगर पूरा सेल हो जाएगा। लेकिन अगर ये 1200 से और भी ज्यादा होगा तो उसमें भी 300 करके ऐड हो जाएगा, और अगर कम होगा तो कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हम लोगों ने एक बार ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा है 1200 करके, तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ जो इंक्रीज्ड वैल्यू है उसी पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम लोग 1500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं 1200 से तो किया हुआ है, सिर्फ जो इंक्रीज वैल्यू है उसी पे मल्टीप्लाई करो, हो गया। इलास्ट्रेशन 5, अब देखो इलास्ट्रेशन 6, यहाँ पर क्या बोला है, ई लिमिटेड सेंड्स आउट इट्स अकाउंटिंग मशीन्स कॉस्टिंग 200 ईच टू देयर कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। अब बोल रहा है ऑल सच ट्रांजैक्शन आर हाउएवर ट्रीटेड लाइक एक्चुअल सेल्स एंड पास थ्रू डेबिट। ये एक मतलब ये कंफर्मेशन हमें देता है कि हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करना है, ये जो लाइन दिया हुआ रहता है ना, तभी तो पता चलता है एक्चुअल सेल्स है तो हमें इस तरह से ट्रीट करना पड़ेगा। मशीन्स बेचते हैं 200 रुपए का है एक मशीन। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 24 मार्च 2020, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को क्लोज होता है, उसके जस्ट कुछ दिन पहले 24 मार्च को क्या हुआ है, 300 सच अकाउंटिंग मशीन्स वेर सेंट आउट एट इनवॉइस प्राइस ऑफ 280। बोल रहे 300 अकाउंटिंग मशीन्स भेजे गए हैं 280 पे, ये सेल वैल्यू है, ये कॉस्ट है। आउट ऑफ विच ओनली 90 अकाउंटिंग मशीन आर एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर, 300 में से 90 एक्सेप्ट हुआ है।
250 ईच करके, लेकिन कस्टमर बार्गेन कर लिया है 280 में नहीं लेगा, 250 में लेगा, ठीक है। एंड एज टू द रेस्ट नो रिपोर्ट इज फोर्थ कमिंग, और बाकी के लिए अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है, कुछ रिपोर्ट नहीं आया, मतलब बाकी 210 मशीन के लिए अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। सो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, मतलब वही एडजस्टमेंट एंट्री हमें बताना है, मतलब 31 मार्च को ये लोग क्या क्या ट्रीट करेंगे इसके लिए हमें यहाँ पर एंट्री करके देना पड़ेगा। देखो क्या एंट्री हो जाएगा, सेम टाइप है इसी के तरह। 31 मार्च 2020। अच्छा, अब देखो जब इन्होंने बेचा होगा सेल और रिटर्न बेसिस पे, तो सेल का एंट्री क्या होगा जरूर, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 300 सच अकाउंटिंग मशीन्स वेर सेंट आउट, तो जब सेंड किया गया है तो 300 इंटू 280 करके सेल वैल्यू दिखाया गया होगा। इसका एंट्री हमें करने नहीं बोला है, हमें सिर्फ 31 मार्च का ही एंट्री करना है। ये कब का होगा, ये 24 मार्च का होगा, ये बोला नहीं है करने के लिए। अगर करना चाहो तो कर सकते हो, मतलब समझने के लिए, बट सोल्यूशन का पार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं है ना, तो ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 84,000 का टोटल जो है सेल। ये कब हुआ, 24 तारीख को। फिर बोल रहा है यहाँ पर जिसमें से पता चला 31 मार्च को पता चल रहा है कि 90 अकाउंटिंग मशीन एक्सेप्ट हो रहा है, कस्टमर 90 अकाउंटिंग मशीन एक्सेप्ट करे, तो इसका कुछ एंट्री मत करो, क्योंकि सेल का एंट्री तो क्या हुआ है। अब बोल रहा है लेकिन करना पड़ेगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि 250 से कर एक्सेप्ट हुआ है। अब देखो नॉर्मली एक्सेप्टेंस का एंट्री करने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि 90 मशीन तो इस 300 में इंक्लूडेड है, क्योंकि कम में सेल हुआ है तो फिर सेल जितना भी दिखाया है उससे कम करके दिखाना पड़ेगा उतने यूनिट का। तो जैसे यहाँ पर हम लोगों ने ज्यादा करके दिखाया था, यहाँ पर कम करके दिखाएंगे सेल, ठीक है। तो रिवर्स एंट्री डालेंगे, वहां पर डेटर टू सेल किया, यहाँ पर कर दो सेल्स टू डेटर, जितना बिका है उस पे जितना करके हम कस्टमर कम दे रहा है, 30 करके एक एक मशीन पे कम दे रहा है। 280 और 50 का गैप 30 होता है, और कितना मशीन बिका है 90, तो यहाँ पर हो जाएगा 2700 से सेल वैल्यू को कम करके दिखाना पड़ेगा। 30 कैसे आया, 280 माइनस 250 कर लो, डिफरेंस इन इनवॉइस प्राइस, ठीक है। अच्छा, ये तो पहले एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तब हम लोग को देखना पड़ेगा, अच्छा हम लोग ने जो सेल वैल्यू लगाया था उससे कम होगा, तो सेल का जो अमाउंट हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था 24 को, उससे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अब बाकी जिसके लिए कोई भी अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है, एवेटिंग फॉर अप्रूवल है, उसके लिए सेल कैंसिल कर दो, सेल टू डेटर ये कैंसिल हो जाएगा। अब कितना यूनिट, 210, क्यों, क्योंकि देखो 300 में से 90 बिक गया है, तो बाकी बचा कितना 210 और इसको रिकॉर्डिंग कितने सेल कितने में किया था, 280 से किया था। जब सेल किया था तो 280 से किया था, वो तो जो कस्टमर लिया उनको हम लोगों ने 30 रुपए कम में बेच दिया, तो सेल कम भी कर दिया है, एडजस्ट हो गया। अब बाकी सेल को कैंसिल कर रहे हैं, 58,800 इतने का सेल हम लोगों ने कर दिया है कैंसिल। अब क्या करेंगे, इसको क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर देंगे। इन्वेंट्रीज लाइन विथ कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग, 210 स्टॉक है, और एक एक स्टॉक 200 रुपए का कॉस्ट, मतलब 200 में इनका खरीदारी पड़ा था, ठीक है। और इन्होंने सोचा था 280 में बेचेंगे, लेकिन जो जो बिका वो अभी तो 250 में ही बिका है। कितना यूनिट, 90 यूनिट। अब ये कितना हो जाएगा, 42,000, ठीक है। 42,000, मतलब ये स्टॉक का 42,000 वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ये 280 है 200 है, तो मार्केट प्राइस और कॉस्ट तो जो लोअर होगा उस पर रिकॉर्ड करो, तो हम लोगों ने कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दिया, क्योंकि वही लोअर वैल्यू था। अच्छा, अब देखो इलस्ट्रेशन 7, एक मिनट कहाँ चल रही है, हाँ देखो बोल रहा है ए sends out goods on approval basis if few customer includes the same in the sales account, मतलब वो एक्चुअल सेल्स की तरह ट्रीट करते, क्योंकि अप्रूवल बेसिस पे भेजा बट सेल्स अकाउंट में दिखा दिया।
On 31st March 2020 the trade receivable balance stood 1 lakh. Trade receivable मतलब डेटर का बैलेंस दिख रहा है कितना 1 lakh. ठीक है, which includes 7,000 goods sent on approval basis against which no intimation was received during the year. इसमें से 7,000 का अप्रूवल बेसिस का सेल है, 7,000 का अप्रूवल बेसिस का सेल है और जिसके लिए अभी तक कोई हमारा कंफर्मेशन या इंटीमेशन नहीं आया कि लेना है नहीं लेना है. दिस गुड्स वेर सेंट आउट 25% ओवर एंड अबव कॉस्ट प्राइस. और ये कैसे बेचा गया था, कॉस्ट प्राइस से 25% प्रॉफिट लगा के, 25% ओवर एंड अबव कॉस्ट प्राइस. तो ये 25% जो है ये कॉस्ट प्राइस, मतलब अगर कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट 25 है, मतलब 125 पे बिका होगा. या फिर 25/100 कर लो, 1/4 मतलब 1 रुपया प्रॉफिट है तो 4 रुपया कॉस्ट है, तो सेल के ऊपर 1/5 हो जाएगा. मैंने दोनों तरीका एक बार बता दिया. अब देखो, एंड वेयर सेंट टू मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई. ये क्या बता रहा है, बोला है ना फ्यू कस्टमर को बेचा था, तो 2 कस्टमर का नाम बता दिया है कि ये 7,000 का सेल किसको किया है, मिस्टर एक्स को 4,000 का, मिस्टर वाई को 3,000 का, पता चल गया. अब बोल रहा है मिस्टर एक्स सेंट इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 30th अप्रैल. मिस्टर एक्स जो है उन्होंने बोला 30th अप्रैल को इंटीमेशन दिया कि उनको ये प्रोडक्ट लेना है, बोल रहे हैं ना कि एक्सेप्टेंस. अब वाई ने क्या किया, रिटर्न किया 10th अप्रैल को. ये सब अप्रैल का बात हो रहा है, ठीक है, लेकिन इनका अकाउंट 31st मार्च को क्लोज होता है. ठीक है, इस बात का ध्यान रखो. मेक द एडजस्टमेंट एंट्री एंड शो हाउ दिस आइटम विल अपीयर इन बैलेंस शीट. यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा बैलेंस शीट भी बनाएंगे कि बैलेंस शीट में ये आइटम कैसे अपीयर करेगा ऑन 31st मार्च 2020. सो ऑल्सो द एंट्रीज टू बी मेड ड्यूरिंग अप्रैल 2020. अप्रैल 2020 में एंट्री कैसे होगा वो भी दिखाओ. वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ऑन 31st मार्च 2020 वाज 60,000. बोल रहा है कि इन्वेंट्री का वैल्यू 31st मार्च 2020 में 60,000 है, ये बता रहा है. ठीक है, देखो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, पहले तो हम लोग अपना 31st मार्च 2020 का एंट्री करेंगे. चलो दिखाते हैं कैसे होगा. इलस्ट्रेशन 7, 31st मार्च 2020. अब देखो अप्रूवल बेसिस का सेल लेके ही तो प्रॉब्लम है, बाकी का तो कोई ऐसा कैंसिलेशन वाला नहीं होता है, वो तो कंफर्म सेल होता है. तो ये 7,000 का जो अप्रूवल सेल था उसका लेकिन 31st मार्च तक कोई कंफर्मेशन नहीं है. हाँ, मिस्टर एक्स ने खरीदा है, वाई ने रिजेक्ट किया, लेकिन दोनों ने कब बताया, अप्रैल में. एक ने 30th अप्रैल को, एक ने 10th अप्रैल को. तो जब 31st मार्च को क्लोज हुआ होगा तो जो ओनर है मतलब ए, तो ए ने क्या किया होगा, सेल अप्रूवल बेसिस का सेल जो है उसको पूरा कैंसिल कर दिया होगा और उसको क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया होगा. पूरा सेल कितना है 7,000, तो हम लोग इसको कैंसिल करके दिखाएंगे. यहाँ पर हो जाएगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई, या फिर तुम लोग चाहो तो डेटर भी लिख सकते हो. अभी इस क्वेश्चन में नाम था ना तो मैंने नाम लिख दिया. अगर बोलोगे कि नहीं हम लोग को डेटर ही लिखना है तो भी लिख सकते हो, एक साथ 7,000 दिखा सकते हैं, ऐसे भी चलेगा. अब इनका सेल कैंसिल कर दिया. अब इनका हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक दिखा देंगे सेम डेट को 31st मार्च 2020 को. इन्वेंट्रीज लाइंग विथ एक्स, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई टू ट्रेडिंग. हम लोग अपना स्टॉक दिखा रहे हैं बट वो स्टॉक एक्चुअली फिजिकली उन दोनों के पास पड़ा हुआ है. अब इसका हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट वैल्यू, है ना. तो देखो 7,000 का जो सेल था उसका कॉस्ट कितना होगा, क्योंकि वो 25% एबव कॉस्ट पे बेचते हैं. तो जैसे कि मैंने अभी बोला 25/100, इसका मतलब 1/4 ऑन क्या हो गया, कॉस्ट हो गया. तो सेल पे कितना हो जाएगा 1/5, तो 1/5 के हिसाब से निकाल लो, प्रॉफिट पता चल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 7,000 into 1/5 प्रॉफिट इक्वल टू, तो 7,000 डिवाइडेड बाई 5 कर लो 1,400. इस पे 1,400 प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 7,000 माइनस 1,400, तो माइनस करने से आ जाएगा 5,600. ठीक है, तो ये 5,600 का प्रोडक्ट था जो कि 7,000 में बेचा गया था, मतलब 1,400 प्रॉफिट में, और इसका अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया. ये 31st मार्च तक का एंट्री हो गया. ठीक है, अच्छा अब हमें बोला है मेक एडजस्टमेंट एंट्री एंड शो हाउ दिस आइटम विल अपीयर ऑन बैलेंस शीट ऑन 31st मार्च. अच्छा, हम लोग को इस डेट में एक बैलेंस शीट भी बनाने बोला है. ठीक है, बना लेते हैं. बैलेंस शीट एज ऑन
31 मार्च 2020, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दो एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है बैलेंस शीट में काफी सारे आइटम होते हैं, लेकिन हम लोग के पास तो सब आइटम नहीं है, कुछ कुछ आइटम है, ठीक है, जिसमें से हम लोग के पास एसेट साइड का ही आइटम है। ये देखो यहाँ पर बता दिया था कि 31 मार्च 2020 में डेटर दिख रहा था 1,00,000, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं डेटर। डेटर एसेट साइड में आता है। डेटर दिख रहा था 1,00,000। इसमें से अप्रूवल बेसिस के डेटर को हम लोग अलग कर लेंगे क्योंकि उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, गुड सोल्ड सेंट, एक्चुअली गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस 7,000, ठीक है। 7,000 का ऐसे, तो 93,000 का जो सेल है वो कंफर्म सेल है, ठीक है। मतलब डेटर इतना बना हुआ है, इससे पैसा मिलेगा। अब देखो बैड डेट वगैरह वो बात अलग है, लेकिन ये अप्रूवल वाला बात नहीं है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे। इन्वेंट्रीज लाइन विथ कस्टमर, लाइन विथ एक्स एंड वाई, वो कितना है देखो, यहाँ से 7,000 लेस कर दिया और उसको क्लोजिंग स्टॉक दिखाया 5,600 से, ठीक है। तो ये हम लोग का इतना दिखेगा। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट ऐड कर लेना चाहिए मुझे। ये देखो यहाँ पर बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ऑन 31 मार्च 2020 60,000, और इनका इन्वेंट्रीज ऐसे भी ऐसे दिख रहा है, जो मतलब क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, इन्वेंट्रीज जो है मतलब जो इनके पास गोडाउन में है वो 60,000 दिख रहा है। अब ये सबका टोटल कर दो, मतलब इनका 93,000 का डेटर है, 5,600 का स्टॉक जो कस्टमर के पास है, और 60,000 का स्टॉक जो इनके पास है, इनके शॉप में हो, गोडाउन में हो, जो भी हो। ये हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है, क्योंकि हमें बैलेंस शीट बनाने बोला था, तो हम लोगों ने सारा इंफॉर्मेशन यूज कर दिया। अब हमें यहाँ पर सो ऑल्सो द एंट्रीज टू बी मेड ऑन ड्यूरिंग अप्रैल, अप्रैल में क्या एंट्री होगा वो भी हमें करने के लिए बोला है, ठीक है। तो अप्रैल का भी एंट्री कर देते हैं। तो अप्रैल का 2 ट्रांजैक्शन डेट दिख रहा है, एक दिख रहा है 30 अप्रैल। मिस्टर एक्स ने बोला हाँ मुझे खरीद लेना है जो प्रोडक्ट आपने मुझे बेचा है। तो मिस्टर एक्स का सेल भी तो हम लोग कैंसिल कर चुके थे, देखो टू मिस्टर एक्स कर दिया था। अब हम लोग मिस्टर एक्स को फिर से क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इनको खरीदना है तो इनको डेटर बना दिया, कंफर्म सेल हो गया, ठीक है। ये 4,000 था, तो मिला के 7,000 था, ठीक है। तो ये हो गया 4,000। और यहाँ पर जो बोल रहा है कि 10 अप्रैल को वाई ने रिजेक्ट किया, 10 अप्रैल को वाई ने रिटर्न किया, इसका नो एंट्री, क्यों बताओ। अब रिटर्न हो रिजेक्ट हो, ठीक है, मतलब रिजेक्ट कर रहा है तो रिटर्न भी करेगा, लेकिन यहाँ कोई एंट्री होगा नहीं, क्योंकि रिजेक्शन के वजह से जो होना चाहिए वो तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि हमारा ईयर एंड आ चुका था। तो ये हम लोग का यहाँ पर कोई एंट्री करने का जरूरत नहीं है। नो एंट्री लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। कंप्लीट हो गया, जैसे मैंने बोला था छोटा सा चैप्टर है। तो ये देखो, ये इसके बाद यहाँ पर जो है कुछ हम लोग का बेसिक बेसिक पॉइंट दे रखा है, ये हम एक बार डिस्कस कर देते हैं। देखो नेक्स्ट दिन जो है हम लोग अच्छा ये नहीं डिस्कस कर पाएंगे जब तक हम लोग का और पॉइंट जो है वो कवर नहीं होगा, ये वाला डिस्कस कर पाएंगे। यहाँ एक क्वेश्चन है वो बता देते हैं, देखो ये हम लोग का इसी के साथ बेस्ड है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, ये बता देते। क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम लोगों ने जैसा किया उस तरह का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ऑन 31 दिसंबर 2020 गुड्स सोल्ड सेल प्राइस 3,000 वेयर लाइन विद कस्टमर। बोल रहा है कि जो गुड्स 3,000 में बेचा गया था वो कस्टमर के पास पड़ा हुआ है। रीतू टू whom these goods were sold on sale or return basis were recorded as actual sale। कस्टमर कौन है, रीतू है। Since no consent has been received from Ritu, you are required to pass adjustment entry presuming goods were sent on approval basis at a profit of cost plus 20%। बोल रहा है कि उनसे कोई भी अभी तक मतलब कंफर्मेशन नहीं आया है, तो क्या एडजस्टमेंट एंट्री होगा वो बताओ। प्रेजेंट मार्केट प्राइस इज 10% लेस देन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो सबसे पहले 31 दिसंबर को हम लोग एंट्री करेंगे, और 31 दिसंबर को देखो यहाँ पर बोल रहा है बेचा गया है और कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, तो इनका ईयर एंड अगर 31 दिसंबर होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सेल को, यहाँ पर बोला नहीं है, ये एक मिनट देख लेते हो, बोला नहीं है लेकिन समझना पड़ेगा। ये देखो 31 दिसंबर को बेचा है रीतू को, और नो कंसेंट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम रीतू, यू आर रिक्वायर्ड टू पास। अब एडजस्टमेंट एंट्री करने बोल रहा है, इसका मतलब इनका ईयर एंड आ गया है, और ईयर एंड कब है, 31 दिसंबर का ही है, ठीक है। कुछ नहीं बोला है तो हम लोग वही एजम्पशन लगाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2,
तो 31 दिसंबर को हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगा, सबसे पहले तो सेल को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। सेल को कैंसिल करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा, सेल टू रीतू, सेल्स अकाउंट डेबिट टू रीतू। जब बेचा होगा तब रिवर्स एंट्री किया होगा, ठीक है, रीतू टू सेल, सेल्स अकाउंट डेबिट टू रीतू। अब कितने में बेचा है, यहाँ पर 3000 में बेचा था, ठीक है। इसके पहले भी एंट्री हुआ होगा सेल का, ठीक है, हमें वो एडजस्टमेंट एंट्री से करने बोला, इसलिए हम कैंसिलेशन से दिखा रहे हैं। पहले रीतू टू सेल हुआ, फिर सेल टू रीतू हुआ, अब इसको क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे। इन्वेंट्रीज लाइन विथ रीतू डेबिट टू ट्रेडिंग। अब इसको हमें किसमें दिखाना है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ठीक है। मार्केट प्राइस कितना है, 3000 है। यहाँ एक पॉइंट बोला है इसीलिए हम बता रहे हैं, देखो मार्केट प्राइस जो है वो 10% लेस देन द कॉस्ट प्राइस है अभी जो चल रहा है। मतलब जब रिकॉर्डिंग करने गए हम लोगों ने तो 3000 में बेचा था, लेकिन हमें क्या है, रूल्स क्या बताता है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, उस पे हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है। प्रेजेंट जो मार्केट प्राइस है वो 10% लेस देन द कॉस्ट प्राइस है, तो पहले कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो कितने प्रॉफिट लगा के बेचा है, कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट लगा के बेचा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ये देखो, प्रॉफिट कितना है 20, कॉस्ट कितना है 100, तो सेल वैल्यू कितना हो जाएगा 120। अब 120 इक्विवेलेंट टू अगर 3000 है तो कॉस्ट कितना होगा, ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर ऐसे कर लो 20/100, जो मुझे बेस्ट लगता है, 1/5 हो गया, ये हो गया प्रॉफिट और ये हो गया कॉस्ट। तो सेल पे कितना हो जाएगा 1/6, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कॉस्ट निकाल लेते हैं। कैसे कॉस्ट निकालेंगे, 3000 पे कितना प्रॉफिट है, 1/6 कर लो, 500, ठीक है, ये यूनिटरी करके कर सकते हो। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, 3000 माइनस 500 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2500। तो ये नॉर्मली चल रहा है, ठीक है, कि 2500 का स्टॉक 3000 में गया है, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमें बताया है कि 20% प्रॉफिट लगा के बेचा जाता है, जो भी कॉस्ट है उस पे 20%, इस पे 20% लगा के देख लो, 500 रुपए का प्रॉफिट होगा तो 3000 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है, बोल रहा है प्रेजेंट मार्केट वैल्यू जो है वो 10% लेस देन द कॉस्ट प्राइस है। तो प्रेजेंट मार्केट प्राइस जो है वो है 10% लेस देन द कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर हो जाएगा 2500 से 10% लेस देन द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस का 10% 250 हो गया, तो 250 कम है कॉस्ट प्राइस से, तो माइनस करने से कितना आ जाएगा 2250, देख लो 2500 माइनस 250, तो ये आ गया 2250, तो प्रेजेंट मार्केट प्राइस। अब रूल्स क्या बोल रहा है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। अब हम लोग के पास 3 प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये प्रीवियस मार्केट प्राइस है, ये करंट मार्केट प्राइस है, ठीक है। तो प्रीवियस वाला तो नहीं कंसिडर करेंगे, करंट, क्योंकि विच एवर इज लोअर, तो देखो सबसे लोअर यही वाला है ना। और वैसे भी प्रीवियस वाला क्या करे, जब प्रेजेंट मार्केट प्राइस में चेंजेस आ गया है तो ये दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। तो कॉस्ट और प्रेजेंट मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, यानी 2250 पे ये रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग 2250 पे हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन में एक स्पेशलिटी था, ठीक है। और इसमें बाकी कुछ अलग नहीं था, जैसे हम लोग कर रहे थे वैसे ही है। तो इसमें देखो हम लोग का कभी कभी ये जो है मतलब जिनका चैप्टर वाइज है उनका चैप्टर वाइज आ जाता है, और हम लोग का जैसे किसी का इंश्योरेंस क्लेम रहता है, जिनका है उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है, उसमें आ जाता है। एडजस्टमेंट में देख सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में, फाइनल अकाउंट्स में, तो काफी जगह पे ये चैप्टर का यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग का जो टेक्निकल पार्ट था वो कंप्लीट हुआ, मतलब इसके अलावा अकाउंटिंग कुछ नहीं होता है। लेकिन बाकी जो तो ट्रीटमेंट है ना, मतलब देखो जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हम लोग का ये फ्रीक्वेंट सेल कैजुअल होता है तो क्या होगा, नेक्स्ट दिन हम लोग फ्रीक्वेंट और न्यूमरसली ये दो कंप्लीट कर लेंगे, इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तो ये कंप्लीट करेंगे उस दिन ही फिर डेप्रिशिएशन बता देंगे, ठीक है। आज तो डेप्रिशिएशन का टाइम नहीं हुआ, बट ये हम लोग का क्लोज हो गया, ठीक है। इस पे और मुझे कुछ नहीं बताना, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।